हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। बहुत बहुत हम अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। तो नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं लीफ के बारे में। लीफ का एरिया निकालना। लीफ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर दो सर्कल हों और वो बराबर रेडियस के हों, अगर वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये जो आपको शेप दिख रही है ये एग्जैक्टली पत्ते के जैसे दिखेगी, लीफ के जैसे दिखेगी। जब आप पेड़ों के पत्ते बनाते हो, अगर आपने बचपन में बनाए हैं, तो हम ऐसे करके ही बनाते हैं ना, ऐसे करके, है ना। तो अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया है उसे हम लीफ बुलाते हैं। इस एरिया को लीफ बुलाते हैं। अगर दो इक्वल साइज के सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसे सिमेट्रिकल सा लीफ बनेगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट साइज के सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसे तिरछा सा लीफ बनेगा, लेकिन फिर भी इसको लीफ बोलते हैं। मतलब जब भी दो सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो जो भी एरिया कॉमन है उसे हम लीफ बोलते हैं। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हो और उनके कॉमन एरिया जो भी उनका जो भी कॉमन एरिया है जो दोनों के अंदर है उसका हमें एरिया निकालना है, तो हम ये अंडरस्टैंडिंग यूज करेंगे। ठीक है भाई, ओके। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो लीफ का एरिया है ये हम कैसे निकालें, ये बनता कैसे है। सोचो कैसे निकालेंगे हम लीफ का एरिया। आपको हिंट दे देता हूँ। इनकी जो कॉमन कोड है एक बार वो ड्रॉ कर लो, फिर शायद आपको हिंट मिल जाए। सोचो एक बार, लीफ का एरिया दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला एरिया थोड़ा सा छोटा है। सिमेट्रिकल नहीं है। अगर दोनों सर्कल बराबर होते, अगर इक्वल रेडियस के होते, तो कॉमन कोड के इधर और उधर वाला एरिया बराबर होते। अगर इक्वल होते तो ये मैं तो आपको जनरल फॉर्मूला दूंगा, इक्वल हो ना हो हमेशा जो फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हिंट दूं, ये दो हिस्सों में एरिया बट गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप फर्स्ट पार्ट का अलग से एरिया निकाल सकते हो। जो फर्स्ट पार्ट है वो कैसा दिख रहा है, फर्स्ट पार्ट दिख रहा है भाई साहब, सिर्फ अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं ये तो एक सर्कल के सेगमेंट के एरिया के जैसा दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ सेकंड पार्ट को देखूं ये भी एक सर्कल के सेगमेंट के एरिया के जैसा दिख रहा है। तो सिंपल, एक लीफ जो है वो कैसे बनता है, एक लीफ बनता है दो सर्कल्स के, जो भी दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके सेगमेंट्स से, उनके वृत्तखंडों से। तो आपको सेगमेंट का एरिया मैंने निकालना बताया है, तो जस्ट दो सेगमेंट का एरिया जोड़ना है हमें। इस वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है और इस वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है, दैट्स इट। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो, नंबर 1, एक तो ये वाला सेगमेंट है, ठीक है। ये देखो, मैं इस सर्कल को अगर गायब कर दूंगा तो ये देखो, जो लीफ का एरिया है एक तो उसके अंदर ये सेगमेंट है, इस सर्कल का सेगमेंट है ये, ओके। और दूसरा, अगर ये वाला जो सर्कल है इसका ये वाला सेगमेंट है, अगर मैं उस सर्कल को गायब कर दूं तो ये आपको दिख रहा है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, बस दोनों सर्कल के इन सेगमेंट्स को हमने, इन दोनों सर्कल के ये जो सेगमेंट हैं इनके एरिया को ऐड करना है। तो आप कैसे निकाल सकते हो इनके सेगमेंट का एरिया, देखें। देखो, इस सेगमेंट का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं। अगर ये ए है, ये पी है, ये क्यू है और सपोज ये बी है, तो मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। मैं इसको दे देता हूँ, इस पार्ट को पार्ट 1 नाम, इसको पार्ट 1 नाम दे देते हैं, यहाँ पर कम जगह है, इसको नाम दे देते हैं पार्ट 2। ठीक है, तो अगर मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ लीफ इज इक्वल टू सेगमेंट 1 प्लस सेगमेंट 2। इतना पता है हमें, है ना। तो चलो मैं पहले सेगमेंट 1 निकाल लेता हूँ। तो सेगमेंट 1 का एरिया अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से मुझे इस ट्रायंगल का एरिया घटाना पड़ेगा। जी हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर BPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ।
ये है सेगमेंट 1 का एरिया प्लस सेगमेंट 2 का एरिया, अगर मुझे ये निकालना हो सिर्फ ये वाला एरिया, तो यहाँ पर मैं करूँगा एरिया ऑफ सेक्टर, कौन से सेक्टर का एरिया, ए पी क्यू, ये एरिया ऑफ सेक्टर ए पी क्यू, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे सेक्टर की, ये ठीक है भाई, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। अगर मैं इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूंगा तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। आपको ये हमेशा याद रखना है कि एक लीफ जो है वो बनता है हमेशा दो सेक्टर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनकी कॉमन कॉर्ड अगर मैं खींच दूं तो फिर दो अलग अलग सेगमेंट्स में वो लीफ बट जाएगा, उन सेगमेंट के एरिया का सम करूंगा तो लीफ का एरिया आ जाएगा। हमेशा ये याद रखना है। इसको अगर मैं एक स्टेप और आगे लेकर जाऊंगा तो एक और मतलब अपना फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन हमें हमेशा इस चीज़ को कभी नहीं भूलना है, वो याद रहे या ना रहे, वैसे तो वो भी याद रहना चाहिए भाई, वो भी याद रखना है, ठीक है, बट इसको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर हमें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम एग्जाम में इसको फॉलो करके इजीली बता देंगे। अदरवाइज देखो एरिया ऑफ सेक्टर बी पी क्यू, एरिया ऑफ सेक्टर ए पी क्यू, तो इनको मैं अलग से लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ए पी क्यू, इन दोनों सेक्टर्स का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर बी पी क्यू एंड ए पी क्यू। अगर मुझे इस लीफ का एरिया निकालना है तो पहले मैं इस सेक्टर का एरिया प्लस में इस सेक्टर का एरिया माइनस, अगर मैं इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। तो बी पी क्यू और ए पी क्यू अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए पी बी क्यू, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ए पी बी क्यू। यानी कि मुझे अगर किसी भी लीफ का एरिया निकालना है तो मैं ये भी कर सकता हूं कि वो लीफ हमेशा ऐसे दो सेक्टर से बनी होगी, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक सेक्टर का एरिया प्लस दूसरे सेक्टर का एरिया माइनस में ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी है इसका एरिया। सर क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर इसके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप निकाल लोगे। ये काइट बना हुआ है क्योंकि बी पी और बी क्यू ये रेडियस है इस सर्कल के, और ए पी और ए क्यू ये इस सर्कल के रेडियस है, ये हमेशा काइट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला और ये वाला ये दोनों रेडियस भी बराबर हो गए तो ये रोम्बस या स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है बस, ये नहीं है कि ये सिर्फ रटना है, इस अंडरस्टैंडिंग को भी अपने दिमाग के अंदर रखना है आपने। एरिया ऑफ लीफ समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ जाऊं। ओके जी, आगे बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट, लीफ के अंदर एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, देखो अगर दो सर्कल इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हों, दो सर्कल अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हों, कई बार इंटरसेक्ट कर देते हैं इस तरीके से कि दो इक्वल सर्कल, हालांकि यहां पर नहीं कर रहे थे, मैं थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूं डायग्राम, अब शायद कर जाएंगे। या फिर इसको थोड़ा और अच्छे से बताऊं तो ये बोल सकता हूं मैं, देखो यहाँ यहीं पर समझते हैं। मैंने एक स्क्वायर बनाया, मैंने एक स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर के अंदर इस साइड को रेडियस मानकर, इस साइड को रेडियस मानकर यहाँ पर प्रकार रख के मैंने ऐसे क्वाड्रेंट खींच दिया, और इसको सेंटर मानकर, इसको सेंटर मानकर इतने रेडियस का एक और सर्कल खींच दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसी है ना, यहाँ पर मैंने एक क्वार्टर सर्कल बनाया और वहाँ पर मैंने एक क्वार्टर सर्कल बनाया, और इन दोनों को मैंने आपस में मर्ज कर दिया, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया, तो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ से एक क्वार्टर सर्कल बना हुआ है और यहाँ पर सेंटर मान के यहाँ से एक क्वार्टर सर्कल बना हुआ है। तो जब दो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी कि सर्कल का चौथा हिस्सा, जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, जब दो क्वाड्रेंट एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं
यहां पर भी 90 है, यहां पर भी 90 है। ठीक है मेरे भाई। तो जब दो क्वाड्रेंट एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हों तब जो लीफ बनता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस स्क्वायर की साइड ए है तो उसका एरिया होता है 4/7 a²। ये हमें सिर्फ रटना नहीं है, आपको समझना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये निकालने में। ठीक है, उसके अंदर हम इंटरेस्टेड रहेंगे। यानी कि दो सर्कल इस तरीके से अगर इंटरसेक्ट कर रहे हो कि यहां पर एक स्क्वायर बन रहा हो, यहां पर एक स्क्वायर बन रहा हो, यानी कि यहां से ये जो लाइन है ये इस वाले सर्कल के टेंजेंशियल है, इस वाले सर्कल का टेंजेंट है, ये लाइन इस वाले सर्कल का टेंजेंट है, यहाँ इस सर्कल का जो रेडियस है वो इसका टेंजेंट है। टेंजेंट होगा तभी तो सेंटर से आ रही लाइन के 90 डिग्री होगा ना, ये भी टेंजेंट है। तो ये वाला केस है, तो इस लीफ का एरिया क्या होएगा? तो हमें तो यार ये पता है, वही उसी तरीके से निकाल देंगे। अभी निकाल देते हैं इसका एरिया क्या होएगा। ठीक है, ओके देन देखो, तो लीफ का एरिया होता है भाई इस सेक्टर का एरिया प्लस इस सेक्टर का एरिया। ओके जी, और यहाँ पर रेडियस है अपना आर। ओके जी, दोनों सर्कल इक्वल रेडियस के हैं। इस सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ए पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ए क्यू बी पी, एरिया ऑफ ए क्यू बी पी। ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया हम इजीली निकाल देंगे। अब देखो ध्यान से, ये वाला सेक्टर भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला सेक्टर भी यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, तो और दोनों बराबर रेडियस के हैं। अगर आप इन दोनों के एरिया को जोड़ोगे तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री हो गया यानी कि सेमी सर्कल हो गया। दो 90 डिग्री वाले ऐसे क्वाड्रेंट जोड़ लोगे आपस में तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा भाई। ठीक है, ओके जी। तो सेमी सर्कल यानी कि πr² बटे में 2, πr² बटे में 2 माइनस में स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की साइड r है, r²। तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि नहीं, एक बार देखो जरा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इस लीफ का एरिया निकालो, तो मैंने क्या बताया कि हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एक स्क्वायर है और यहाँ से सेंटर मान के मैं ऐसे खींच दूँ, यहाँ से सेंटर मान के मैं ऐसे सर्कल बना दूँ, अगर हमें लीफ का एरिया निकालना है तो हमें पता है इस सेक्टर का एरिया, इस वाले सेक्टर का एरिया माइनस में क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ऐसे करना होता है। तो इस वाले सेक्टर का एरिया निकालोगे तो ये सर्कल का 1/4 है, चौथा हिस्सा है। इस वाले सेक्टर का एरिया निकालोगे तो ये 1/4 है, तो 1/4 प्लस 1/4 सेक्टर का चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा तो सेक्टर का आधा हिस्सा हो गया। तो πr²/2 माइनस में जो स्क्वायर का एरिया माइनस में r²। तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो सिर्फ सोच के इसके बारे में, एक बार निकाल के देखो। तो या तो आपके एग्जाम में इस फॉर्म में उत्तर होता है, कई बार वो क्या करता है, कई बार वो ये करता है कि इस r² को कॉमन लेकर इसको सोल्व कर देता है। अगर r² में कॉमन लूंगा तो ये बचेगा π/2, π/2 यानी कि 22/7 बटे में 2 और माइनस में r² कॉमन लिया तो माइनस में 1, तो 2 से ये जाएगा 11 पर, तो 11/7 माइनस 1 यानी कि 4/7, 4/7 r²। ठीक है भाई, तो ये आप याद रख लो, ये आप याद रख लो अगर आप रख पाओ तो, और ये आप कैपेबिलिटी रखो कि आप जल्दी ही वहां पर निकाल पाओ सिर्फ सोच के। तो ये चीज कभी नहीं भूलनी है, ये वाली अंडरस्टैंडिंग, ये भी याद ही रखो। वैसे भी मैं आप लोगों के ऊपर बहुत कम बर्डन डालता हूँ, फालतू की चीजें तो मैं याद करवाता ही नहीं, तो बर्डन वैसे ही कम रहेगा। आगे बढ़े, चलो भाई एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। लीफ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते नहीं है तो एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो, 2 equal circles intersect so that their centers and the point at which they intersect form a square। दो सर्कल इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं ताकि जिस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके सेंटर हैं जो, वो एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं, यानी कि ये एक स्क्वायर है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ही है, ये तो वही वाला केस आ गया जब यहाँ पर स्क्वायर बन रहा हो। ठीक है, ओके जी। तो आपको वो याद नहीं रखना है, फॉर्म ए स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड 1 है
तो यानी कि इस सर्कल का रेडियस भी एक है, ये भी एक है। ओके जी, तो इसका उत्तर क्या होता है? इसका उत्तर होता है द एरिया ऑफ द पोर्शन दैट इज कॉमन टू द सर्कल। इस एरिया, इस का एरिया बताना है जो कॉमन हो दोनों सर्कल में, यानी कि इसका एरिया। तो ये मैंने आपको बताया डायरेक्टली 4/7 ए स्क्वायर, यानी कि 4/7 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 4/7। मेंटली कर सकते हैं हम, ठीक है जी। तो 4/7 कहीं पर है? नहीं है। तो एक तरीका तो ये है, आप क्या करो, बिकॉज ये पाई की फॉर्म में है, तो यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रख कर देखो कि कौन हमें 4/7 दे रहा है, कौन सा ऑप्शन हमें इसके बराबर उत्तर दे रहा है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम मन ही मन में सोच सकते हैं कि लीफ का एरिया होता है मेरे भाई, ये स्क्वायर बन रहा है ना, लीफ का एरिया होएगा इस वाले सेक्टर का एरिया प्लस इस वाले सेक्टर का एरिया, दो 90-90 डिग्री वाले हैं, यानी कि सेमी सर्कल बन गया, यानी कि πr² 2 माइनस में पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, यानी कि स्क्वायर का एरिया। तो साइड अगर 1 है, यहाँ पर r जो है दैट इज 1, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो देख लो π/2 -1 कहाँ पर है? π/2 -1, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। मैं अपनी पेस को तेज़ नहीं कर सकता। क्यों मैं तेज़ नहीं कर सकता? बिकॉज सारे बच्चे साथ में लेकर चलने होते हैं। तो मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि अगर किसी बच्चे को यह लगे कि सर आप थोड़ा स्लो चल रहे हैं, तो मेरी क्लास को मैक्सिमम बच्चे 1 की स्पीड पर तो नहीं देखेंगे, मुझे खुद भी पता है, क्योंकि मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, वो कोई बुरी बात भी नहीं है। मिनिमम 1.25 तो सब करके देखेंगे ही, ज़्यादातर स्टूडेंट, हो सकता है कोई 1 पे भी देख रहे हो, ठीक है। तो आप 1.5 पे भी देख रहे हो, 1.25 पे, 1.75 पे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि रश लग रही है, रश यानी कि जल्दबाजी लग रही है। अगर आप इतनी स्पीड कर लोगे कि आपको लग रहा है कि मैं जल्दी 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 करा रहा हूँ, वो गलत बात है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग स्पीड को आप सेट कर लेना। मैं अपनी एक स्पेसिफिक स्पीड पर पढ़ाता रहूँगा ताकि अपनी पढ़ाई बढ़िया हो पाए, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं फालतू की चीज़ें पढ़ा नहीं रहा, हम रिलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो भाई अब ये जो टाइम है ये वेस्ट नहीं हो रहा है, ये इन्वेस्ट हो रहा है भाई, इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके जी। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर 4 इक्वल सेमी सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट O। ये एक स्क्वायर है, यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना दिया, फिर यहाँ पे एक सेमी सर्कल खींच दिया, फिर यहाँ पे एक सेमी सर्कल खींच दिया, फिर यहाँ पे एक सेमी सर्कल खींच दिया, ठीक है। ईच ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर की हर एक साइड 8 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया बताओ, बताओ, ट्राई करो। हिंट दूं? अगर आप एक काम करोगे, अगर आप इसको ऐसे डिवाइड कर लोगे, तो ये चौथा हिस्सा आ गया यहाँ पर इस पूरी फिगर का। या फिर और अच्छे डिवाइड कर देता हूँ मैं, अब कुछ समझ में आया? अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर नज़र मारूँ, सिर्फ इस हिस्से के ऊपर नज़र मारूँ, सिर्फ इसके ऊपर, तो ये तो एग्जैक्टली वही फिगर बन गई जो यहाँ पर बन रही थी, जो यहाँ पर बन रही थी। एक स्क्वायर के अंदर लीफ बना हुआ है, इसका एरिया निकाल सकते हो? जी हाँ, इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है कि इसका एरिया होता है 4/7 इंटू जो भी इस स्क्वायर की साइड है, तो भी ये साइड है 4/7 इंटू A स्क्वायर, ठीक है। तो उसने पूरे स्क्वायर की साइड बताई है जी 8, तो फिर ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी जी 4। तो 4/7 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16। और ऐसे ऐसे 4 रीजन हैं, तो गुणा में 4। लेकिन उत्तर जो है हमारा पाई की टर्म में है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अब पहले ऑप्शन को देख लिया करो कि अगर हमारा उत्तर जो है वो पाई की फॉर्म में है तो मैं दूसरे तरीके से निकाल लूंगा, नहीं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई की जगह 22/7 करके हर जगह मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसके बराबर वैल्यू दे रहा है। या फिर मैं क्या करता हूँ, जो अपना बेसिक फॉर्मूला है लीफ का एरिया निकालने वाला, जिससे लीफ का एरिया निकलता है इस वाले सेक्टर का एरिया प्लस इस वाले सेक्टर का एरिया यानी कि सेमी सर्कल का एरिया, यानी कि πr²। सर्कल का रेडियस क्या है भाई? यहाँ से लेकर आपने ऐसे सर्कल बनाया हुआ है, तो सर्कल का रेडियस क्या है? जो भी स्क्वायर की साइड है, πr², 4 का स्क्वायर 16 बटे में 2,
सेमी सर्कल का एरिया ना, माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड है 4, तो इसका एरिया हो जाएगा जी 16, 2 8 16। और ऐसे ऐसे 4 एरिया हैं तो गुणा में 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 32 पाई माइनस 64। अगर मैं 32 को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना सिमिलरिटी ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स की सिमिलरिटी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आपको पता है ना, अगर ऐसे प्लूरल हो तो बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, एस के बाद। सर्कल्स की सिमिलरिटी, सिमिलरिटी के अंदर 1D और 2D के रिलेशन, जो मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर करवाए थे, उसके बाद आपको स्क्वायर के अंदर करवाए। एक बार मैं एसी को सेट कर लूं। तो दुनिया के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर होते हैं, दुनिया के सारे स्क्वायर जो हैं वो सिमिलर होते हैं, दुनिया की सारी रेगुलर फिगर सिमिलर होती हैं। रेगुलर फिगर यानी कि जिसकी सारी साइड बराबर हों, जिसके सारे एंगल बराबर हों। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक वैसी फिगर है, स्क्वायर एक वैसी फिगर है, रेगुलर पेंटागन एक वैसी फिगर है, दुनिया के सारे रेगुलर पेंटागन सिमिलर होंगे। ऐसे ही दुनिया के सारे सर्कल जो हैं वो सिमिलर होंगे, ठीक है। ऑल दी सर्कल्स आर सिमिलर, सारे समरूप हैं। तो जो मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर कंसेप्ट बताए हैं वो सारे यहां पर लागू होंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास 2 सर्कल हैं, ठीक है, और उनके रेडियस का रेशियो है A:B, तो बिकॉज रेडियस जो है वो 1 डायमेंशनल चीज है, तो इनके डायमीटर का रेशियो भी A:B होगा, ठीक है। मैं यहीं पर लिख देता हूं कि अगर 2 सर्कल्स हैं, इनके रेडियस जितनी भी 1 डायमेंशनल चीजें हैं उन सब का रेशियो A:B होगा। अगर इनके रेडियस, इनके डायमीटर, इनके सरकमफ्रेंस, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, कुछ भी मान लो। अगर इस सर्कल के अंदर मैं बड़ी से बड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूं, इसके अंदर बड़ी से बड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूं, तो सेम काम किया है मैंने दोनों सर्कल के अंदर, जी हाँ सर सेम काम किया है। और इस ट्रायंगल की साइड और इस ट्रायंगल की साइड के रेशियो की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैंने 2 सिमिलर चीजों के अंदर सेम काम किया और कोरस्पॉन्डिंग लंबाइयों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, यानी कि 1 डायमेंशनल चीजों को कंपेयर कर रहा हूं, तो उनका रेशियो A:B ही होएगा। हम बहुत बार ये अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं, ठीक है जी, ओके। तो सारी 1 डायमेंशनल चीजों का रेशियो सेम रहेगा। अगर रेडियस का रेशियो A:B है तो डायमीटर का रेशियो भी A:B होगा, सरकमफ्रेंस का रेशियो भी A:B होगा, और सारी 2 डायमेंशनल चीजों का रेशियो जिसके अंदर मेनली आता है अपना एरिया, उसका रेशियो A²:B² होगा। यानी कि अगर हम इसका एग्जांपल लें, अगर 2 सर्कल्स के रेडियस का रेशियो है 2:3, तो उन दोनों सर्कल्स के डायमीटर का रेशियो तो 2:3 होएगा, उनके सरकमफ्रेंस का रेशियो भी 2:3 होएगा, क्योंकि ये सारी लंबाइयां हैं, लेंथ हैं। लेकिन उनके एरिया का रेशियो होएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9 होएगा। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं ये बताऊं कि मैंने एक सर्कल के रेडियस को 2 गुना कर दिया, मेरे पास एक सर्कल था, उसके रेडियस को मैंने डबल कर दिया, तो इसके कारण उसके डायमीटर पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका डायमीटर भी 2 टाइम्स हो जाएगा। रेडियस में जो चेंज आएगा वही डायमीटर में आएगा, उतने ही गुना। उसका सरकमफ्रेंस भी पहले जितना था उसके कंपैरिजन में 2 गुना हो जाएगा, लेकिन उसका एरिया जो है मेरे भाई वो 4 गुना हो जाएगा। अगर आप किसी सर्कल के रेडियस को 3 गुना कर दोगे तो डायमीटर भी 3 गुना हो जाएगा, पेरीमीटर भी 3 गुना हो जाएगा, बट उसका एरिया जो है वो 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर रेडियस हमने 5 गुना कर दिया तो डायमीटर भी 5 गुना, सरकमफ्रेंस भी 5 गुना, एरिया 5 का स्क्वायर 25 गुना, ठीक।
अगर एरिया मैंने 16 गुना, अगर मैंने एरिया 16 गुना कर दिया तो 16 का अंडर रूट ले लेंगे 4, तो ये सारी चीजें 4 गुना होंगी। ठीक है, वो भी लिख दूं मैं अगले पेज पे। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई कोई सर्कल है, उसके एरिया को मैंने 16 गुना कर दिया, ठीक है, उसको इतना बड़ा कर दिया, एरिया 16 गुना हो गया, तो उसका रेडियस कितना गुना हो गया होगा? 4 गुना हो गया होगा भाई, अंडर रूट 16 से आता है 4। उसका डायमीटर भी 4 गुना हो गया होगा पहले के कंपैरिजन में, एरिया 16 गुना करने पर। उसका सरकमफ्रेंस भी 4 गुना हो गया होगा। अगर किसी सर्कल के एरिया को मैंने 10 गुना कर दिया 10 टाइम्स, तो उसका रेडियस कितने गुना हो गया होगा? रूट 10 टाइम्स हो गया होगा भाई। उसका डायमीटर भी पहले जो भी डायमीटर था उसके कंपैरिजन में रूट 10 टाइम्स हो गया। उसका सरकमफ्रेंस भी जो भी पहले सरकमफ्रेंस था उसके कंपैरिजन में रूट 10 टाइम्स हो गया। दैट्स इट, ये कहानी है। ठीक है भाई, सर्कल्स के अंदर सिमिलरिटी को आप समझ गए। जस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दुनिया के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। अगर मैं इस सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल बना दूँ बड़ी से बड़ी, इसके अंदर बड़ी से बड़ी ट्रायंगल बना दूँ, अगर इस सर्कल और इस सर्कल के रेडियस का रेशियो है a/b, तो सारी लंबाइयों का रेशियो a/b हो गया। अब मैं इन ट्रायंगल के एरिया का कंपैरिजन करूं, तो इस सर्कल और इस सर्कल के जो भी कोरस्पॉन्डिंग एरियाज हैं, अगर आप सेम काम करोगे, कोरस्पॉन्डिंग एरियाज का रेशियो पूछोगे, तो इन ट्रायंगल के एरिया का भी a²/b² रेशियो है। अगर मैं इस सेगमेंट का और इस सेगमेंट के एरिया का रेशियो पूछूं, वो भी a²/b² है। समझ में आ गई बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आगे बढ़ जाएं, फिर करें क्वेश्चंस। चलो फिर बताओ। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई, सर्कमफ्रेंस 4 पाई से 8 पाई हो गया, तो सर्कमफ्रेंस कितने गुना हो गया भाई साहब? 4 पाई से 8 पाई, यानी कि 2 टाइम्स हो गया। तो देन व्हाट चेंज ऑकर्स इन एरिया, तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। क्या हम ये मेंटली कर सकते हैं? जी हाँ, हम मेंटली करेंगे, मेंटली ही करेंगे सर हम इसे। सरकमफ्रेंस डबल हो गया तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ूं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल ए इज ट्वाइस दैट ऑफ सर्कल बी, सर्कल ए का रेडियस बी के कंपैरिजन में डबल है। ओके, एंड द रेडियस ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, और बी का जो रेडियस है वो सी के कंपैरिजन में डबल है। तो मैं पहले यहां से मानना स्टार्ट करूंगा, अगर इसका रेडियस 1 है तो इसका रेडियस 2 है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में डबल है इसका रेडियस। इसका रेडियस 2 है तो इसका रेडियस 4 है, यही उसने बताया। बी के कंपैरिजन में ए का रेडियस डबल है। ये इनके रेडियस का रेशियो है, अलग अलग सर्कल हैं, उनके रेडियस का ये रेशियो है, त्रिज्याओं का यही है अनुपात है। तो उनके एरिया का क्या रेशियो होएगा भाई? स्क्वायर कर दो, 16:4:1, स्क्वायर कर दिया मैंने, 16:4:1। देयर एरिया विल बी इन द रेशियो दिस। ठीक है भाई, आगे बढ़े, बताया जाए फिर। Two equal circular regions of greatest possible area are cut off from a given circular sheet of area A। एक सर्कुलर शीट है, ओके जी। टू इक्वल सर्कुलर रीजन काटे गए हैं इसमें से, ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया, बड़े से बड़ा एरिया के 2 बराबर सर्कुलर रीजन काटे गए हैं। कैसे काट सकते हो बताओ, कैसे काट सकते हो? ऐसे कटेंगे। सर्कल यहां से भी उतना ही चौड़ा है, ऐसे भी उतना ही चौड़ा है, ऐसे भी उतना ही चौड़ा है, कैसे भी काट लो, ऐसे साइड बाई साइड काट लो, ऊपर नीचे काट लो, एक ही बात है। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया के काटने हैं, ऐसे तो काटेंगे नहीं, मैक्सिमम ऐसे एंड टू एंड टच करके काटेंगे। ठीक है सर। और ये जो है यहाँ पर जो इसको टच कर रहा है और यहाँ पर जो टच कर रहा है और जहाँ पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये डायमीटर बनाएगा ये। ठीक है,
और ये दोनों इक्वल एरिया के हैं, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से देखो, बड़े वाला सर्कल जो है उसके डायमीटर के अंदर छोटे वाले दो सर्कल्स का डायमीटर आ रखा है, यानी कि छोटे वाले सर्कल्स का डायमीटर बड़े वाले सर्कल के डायमीटर से हाफ है। थोड़ी देर पहले मैं क्या समझा रहा था, दो सर्कल्स के डायमीटर का जो रेशियो होगा वही उनके रेडियस का रेशियो होगा, वही उनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो होगा। एरिया का रेशियो निकालना तो स्क्वायर कर दो। तो जब कई बार क्या होता है, आपको डायमीटर का रेशियो मिल जाता है। मान लो मैं ये करूं, एक बड़े से सर्कल के अंदर यहां पर मैंने 4 सर्कल फिट कर दिए, तो सिंपली आप ये कह सकते हो, देखो बड़े वाले सर्कल के डायमीटर के अंदर छोटे वाले कितने सर्कल्स के डायमीटर आ गए, 4 के, तो इनका डायमीटर 1/4 है, तो इनका रेडियस भी 1/4 है। आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 4 सर्कल फंसा दिए तो रेडियस 1/4 है, क्योंकि डायमीटर 1/4 है ना भाई। ऐसे ही यहां पर भी जो बड़े वाला सर्कल है और ये जो छोटे वाला सर्कल है, इनके रेडियस का रेशियो है 1:2। छोटे वाले सर्कल का रेडियस अगर 1 है तो बड़े वाले का रेडियस, छोटे वाले का रेडियस होएगा यहां से यहां तक, तो बड़े वाले का रेडियस होएगा यहां से यहां तक। इसका जो रेडियस है, मतलब छोटे वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो बड़े वाले के रेडियस का काम कर रहा है, ठीक है। तो इनके रेडियस का रेशियो हो गया, मैं एक छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल, एक छोटे वाला सर्कल और बड़े वाले सर्कल के रेडियस की बात कर रहा हूं, तो इनके एरिया का क्या रेशियो हो जाएगा भाई, एरिया का रेशियो 1:4। अगर इस सर्कल का एरिया 1 यूनिट है तो इस सर्कल का एरिया भी 1 यूनिट है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, और पूरे बड़े सर्कल का एरिया 4 यूनिट है। तो उस 4 में से 1 यूनिट तो यहाँ पे आ गया, हाइलाइटर से लिख पाएंगे क्या, 1 यूनिट तो यहाँ पे आ गया, 1 यूनिट यहाँ पे आ गया, 4 यूनिट में से तो 2 यूनिट खर्च हो गया, बाकी का 2 यूनिट ये बचा हुआ है। और आपको एक और बात बताऊं, बिकॉज ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है, तो 2 यूनिट जो बचा हुआ है ना, जितना भी बचा हुआ है उसमें से आधा ऊपर आएगा और आधा नीचे आएगा। इसका एरिया भी 1 यूनिट है, इसका एरिया भी 1 यूनिट है, ये जो बचा हुआ है ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। 1/4 यहाँ पर है, 1/4 यहाँ पर, 1/4 यहाँ पर, 1/4 यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, बाकी बची हुई सीट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पूरा एरिया उसने क्या बताया था, पूरा एरिया उसने बताया था A यूनिट। अगर पूरा एरिया 4 यूनिट है तो उसमें से 2 यूनिट ही बचा हुआ है, यानी कि आधा बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है उसका एरिया है A/2। यहां पर मेरा मकसद रियल में क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होता, आपको अंडरस्टैंडिंग देना होता है, तो मैं टाइम लूंगा हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ूं, कभी भी क्लास के अंदर ये मत सोचना कि जल्दी करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, आप बस कर लो, शांति से क्वेश्चन को करना सीख लो। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आपको डेली शेड्यूल दे रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ाएंगे और आपकी स्पीड भी बढ़ाएंगे, आपको चीज़ें याद भी रहेंगी, सब कुछ होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आ भी नहीं रही है, जो आपको पता भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। ये बताओ, द रेडियाई ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर इन दिस रेशियो। 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं भाई, यानी कि एक छोटा सा सर्कल है, फिर इसके बाहर एक और सर्कल है, इन दोनों सर्कल का यही सेंटर है, फिर एक और सर्कल है, इन तीनों सर्कल का यही सेंटर है, तीनों कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो इनके रेडियस का रेशियो है 4:5:7। ओके जी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन 2 इनर सर्कल्स। तो ये बोल रहा है ये जो 2 अंदर वाले सर्कल हैं इनके बीच में ये जो एरिया है इसका रेशियो, और जो 2 बाहर वाले सर्कल हैं इनके बीच में जो एरिया है उसका रेशियो बताओ, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ इतना पता है, इस छोटे वाले सर्कल, इससे बड़े वाले सर्कल और सबसे बड़े वाले सर्कल के रेडियस का ये रेशियो है, तो इनके एरिया का क्या रेशियो होगा। एरिया की बात कर रहा है ना वो, इनका स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो अगर छोटे वाले सर्कल का एरिया 25 यूनिट है, सॉरी, अगर छोटे वाले सर्कल का एरिया 16 यूनिट है, तो बड़े वाले सर्कल का, इस पूरे सर्कल का एरिया 25 यूनिट है। देखो इस डिब्बे के अंदर तो 16 यूनिट एरिया रखा है इस सर्कल के अंदर, और इस सर्कल के अंदर 25 यूनिट रखा है। तो अगर इस पूरे सर्कल के अंदर 25 यूनिट एरिया रखा है, तो 25 में से 16 गए, 9 यूनिट रखा होगा इस रास्ते में, 25 में से 16 गए, 9 यूनिट रखा होगा यहाँ पर।
अब ध्यान से देखो, बीच वाले सर्कल के अंदर 25 यूनिट एरिया रखा हुआ है, ओके, और बाहर वाले के अंदर 49 यूनिट रखा हुआ है। तो 49 में से 25 घटाऊंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो 49 और 25 के बीच में फर्क है 24 का, तो यहां पर 24 यूनिट एरिया रखा हुआ है। और वो हमसे इन्हीं का रेशियो पूछ रहा था कि छोटे वाले अंदर वाले दो सर्कल्स के बीच में जो एरिया है और बाहर वाले दो सर्कल्स के बीच में जो एरिया है उसका रेशियो बताओ। ठीक है, तो 9:24 यानी कि 3 3 9 3 8 24 3:8। अब इसको ऐसे रट मत लेना, आगे से अगर उसने कभी पूछा तो हम यहीं पर डिफरेंस करके बता देंगे। ये छोटी छोटी बातें रटने की नहीं होती है? और ये नहीं है कि आपका टाइम बचाएंगे, अगर ये आप रटोगे नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अरे दिमाग साथ लेकर जाओगे कि नहीं? तो कोई टाइम नहीं लगता इन चीज़ों को निकालने में। आप जितना सोचते हो ना उससे कहीं ज़्यादा तेज स्पीड है आपके दिमाग की, और उसी को मैं तेज करने की सोच रहा हूँ कि उसको बेस्ट बना दूं मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। द रेडियाई ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल, 3 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, ओके, ड्रॉन इन सच ए मैनर दैट द होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ओके सर, उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। फिर हमने क्या किया, हमने 3 सर्कल और ड्रॉ किए यहाँ पर, और इस तरीके से ड्रॉ किए कि ये जो एरिया है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कैसे? एक तो ये अंदर वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है, एक ये बाहर वाला एरिया है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, एक इसके बाहर वाला एरिया है, ये वाला, ये, और एक इसके बाहर वाला एरिया है, ये वाला, ये। तो ये एरिया जो है ये 4 बराबर हिस्सों में बट गया, ये बोल रहा है। मैंने इस तरीके से 3 सर्कल बनाए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दैट द होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये वाला रिंग, बाहर वाला रिंग और बाहर वाला रिंग, इन्हीं 4 हिस्सों में बटाए ना एरिया, 1 2 3 4। तो ये एरिया बराबर है। तो हमें क्या करना है, इस बाहर वाले सर्कल का तो रेडियस उसने बता दिया, तो हमें अंदर वाले तीनों सर्कल का रेडियस बताना है। बताओ जरा, आपके सामने एक बढ़िया सा डायग्राम बना देता हूं मैं, या फिर मेरा इसको रब करने का दिल नहीं कर रहा, इसको मैं छोटा करके साइड में रखता हूं, हाँ? ताकि बाद में जब आप इसको रिवाइज करो, हे प्रभु, या फिर रुको 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 ना, ऐसे नहीं होगा। हाँ, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके जी, ये मैंने बना दिया। तो देखें आप, देखो इस वाले सर्कल का एरिया जितना भी है उतना ही इसका एरिया है, इस रिंग का उतना ही इस रिंग का एरिया। अगर इस सर्कल का एरिया मैं 1 यूनिट मान लूँ तो इस रिंग का एरिया भी 1 यूनिट है। हाँ जी सर, इस रिंग का एरिया भी 1 यूनिट है और इस पूरे रिंग का एरिया भी 1 यूनिट है, ठीक है। तो मुझे सबसे छोटे सर्कल का एरिया बताओ, सबसे छोटे सर्कल का एरिया। सर इसका एरिया तो 1 यूनिट है, ठीक है। इससे बाहर वाले ये जो सेकंड वाला सर्कल है इसका एरिया बताना जरा। 1 यूनिट तो यहाँ पर है और बाकी का 1 यूनिट यहाँ पर है, तो 1 और 1 2 यूनिट एरिया है इससे बड़े वाले सर्कल का। अच्छा, इससे बड़े वाले सर्कल का एरिया बताना जरा इसका। 1 यूनिट ये रहा, ये वाला हिस्सा, 1 यूनिट ये, 2 यूनिट हो गया यहाँ तक 3 यूनिट, तो 3 यूनिट एरिया है बाहर वाले सर्कल का। सबसे बाहर वाले सर्कल का एरिया बताना जरा। 1 2 3 4 यूनिट है, हाँ जी। इनके एरिया का रेशो मिल गया आपको, और हिंट नहीं देना चाह रहा मैं, आगे बताओ जरा। अगर इनके एरिया का रेशियो मिल गया तो इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर रूट कर लो भाई। तो इनके रेडियस का रेशियो होगा √1 यानी कि 1, √2, √3 एंड √4 यानी कि 2। और उसने सबसे बाहर वाले सर्कल का आपको रेडियस बता दिया जो कि है 20, यानी कि इसका 10 गुना। और उसने ये सब हमसे पूछ लिया।
तो ये सब आप बता दो, इनका 10 गुना हो जाएगा। तो 10√2 एंड 10√3 ये होएगा 10√2 एंड 10√3, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। मज़ा आया ये क्वेश्चन करने में? ये क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। करो। ये दिखने में ऐसा लग रहा है डिफ़िकल्ट रंगोली जैसा, और रिलेवेंट है बिल्कुल। अगर कोई ऐसी रंगोली है जो इरिलेवेंट है वो मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, आपके पास रिलेवेंट पढ़ने का ही कम टाइम होता है, इरिलेवेंट क्यों पढ़ाएं? रिलेवेंट है और इजीली आप कर भी लोगे। हिंट दे देता हूँ, इन सर्कल्स का रेडियस का रेशियो, एरिया का रेशियो, ये वाली रिलेशन यूज करके देखो। करें फिर? देखो, ये सर्कल ऑफ 3 मीटर रेडियस, ये 3 मीटर रेडियस का सर्कल है बाहर वाला। ठीक है भाई, इज डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज, ये 3 एरियाज में डिवाइडेड है। कैसे कैसे? एक तो ये वाला एरिया हो गया, ये एक ये ऊपर वाला लाल लाल सा एरिया हो गया, और एक ये बीच वाला एरिया हो गया काले वाला। ठीक है जी, इंटू 3 एरियाज बाई सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियाई 1। तो सेमी सर्कल का यूज करके ये डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक तो सेमी सर्कल है जिसका रेडियस 1 मीटर है, और एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस 2 मीटर है। ऐसा कैसे है देखना, ये वाला जो सेमी सर्कल है ना, इसका रेडियस 1 मीटर है, ताकि इसका डायमीटर कितना हो गया 2। ये जो छोटे वाले हैं इनका रेडियस 1 मीटर है। उसने ये बोला ना कि मैंने 2 सेमी सर्कल यूज किए हैं, एक का तो रेडियस 1 मीटर है, एक का रेडियस 2 मीटर है। ये बाहर वाला जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस 2 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक 2 मीटर तो डिस्टेंस हो चुका है, यानी कि इसका सेंटर यहां पर है, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी 2 है। तो ये समझ में आ गया, ये वाला सेमी सर्कल है। मैं आपको फिगर समझा रहा हूं बस, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये बाहर वाला सेमी सर्कल है। ऐसे ही ये एक सेमी सर्कल है, इसका भी यहां पर सेंटर है, यहां से लेकर यहां तक भी 2 है, यहां से लेकर यहां तक भी 2 है। और बाहर वाले सर्कल को अगर आप देखोगे, इसका रेडियस 3 मीटर है, तो इसका डायमीटर होना चाहिए 6 मीटर। तो 2, 2 और 2, ये भी 6 मीटर है। वीडियो ठीक चल रही है? हाँ ठीक चल रही है। तो आपको सिंपली मैं ये डायग्राम समझा रहा था, तो डायग्राम समझ में आ गया? हाँ जी। तो सबसे छोटे वाला सर्कल, सबसे फिर उससे बड़े वाला सर्कल और उससे बड़े वाला सर्कल, इनके रेडियस क्या क्या है वहीं से वो आपको बता रहा है। एक का रेडियस 1 मीटर, एक का रेडियस 2 मीटर, एक का रेडियस 3 मीटर। तो इनके रेडियस का रेशियो है 1:2:3। उसने हमसे क्वेश्चन पूछा इनके एरिया का, उसने ये पूछा है द रेशियो ऑफ 3 एरियाज ए बी एंड सी। ए यानी कि ये वाला, बी यानी कि ये काले वाला, सी यानी कि ये गुलाबी गुलाबी, इन तीनों एरिया का रेशियो पूछा है। तो मैं इन सर्कल्स की बात कर रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप चाहे तो सर्कल्स कंपेयर कर लो ऐसे कि 3 सर्कल्स के रेडियस का रेशियो है 1:2:3, तो इनके एरिया का रेशियो होगा 1:4:9। मुझे एक बात बताओ, अगर 3 पूरे पूरे सर्कल हैं, उनके एरिया का रेशियो 1:4:9 है, तो अगर आप इनको हाफ कर दोगे, इनके सेमी सर्कल बना दोगे, तो इनके एरिया का भी तो यही रेशियो होगा। क्यों सर? सर्कल का अगर 1 है तो सेमी सर्कल का 1/2, सर्कल का अगर 4 है एरिया तो सेमी सर्कल का 4/2, सर्कल का एरिया अगर 9 है तो सेमी सर्कल का एरिया 9/2। तो ये कट गए ना, रेशियो तो वही होएगा ना। अगर आप इन सर्कल में से 60 डिग्री के सारे सेक्टर भी ले लोगे, यहाँ से भी 60 डिग्री का, यहाँ से भी 60 डिग्री का, यहाँ से भी 60 डिग्री का, तो भी 1:4:9 होएगा रेशियो। ठीक है, मैं सेमी सर्कल्स की बात कर रहा हूँ। सबसे छोटा सेमी सर्कल, उससे बड़ा सेमी सर्कल और उससे बड़ा सेमी सर्कल, उनके एरिया का रेशियो भी 1:4:9 है। ठीक है, इसको यूज करें फिर। ओके जी, यूज करते। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे छोटा सेमी सर्कल है ये, इसका एरिया अगर 1 यूनिट है, तो इससे बड़ा सेमी सर्कल है ये, इसका एरिया भाई साहब 4 यूनिट। तो इस पूरे का एरिया अगर 4 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट गया, इस हिस्से का एरिया हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है जी, ओके। सबसे बड़े वाले का एरिया है 9 यूनिट, तो उस 9 यूनिट में से 3 और 1 4 यूनिट तो गया, यहाँ पर एरिया बचेगा जी 5 यूनिट इस वाले रीजन का। ओके जी,
सेम कहानी नीचे रिपीट होगी, 1 3 5, यहाँ पे भी 1 3 5, ऐसे ही कर लो आप। तो ये जो गुलाबी वाला एरिया है, ये जो गुलाबी वाला रीजन है, इसका एरिया कितना है? 5 और 1 6 यूनिट। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है ना आपको। ये भी 6 यूनिट है। ये जो बी है 3 और 3, ये भी 6 यूनिट है। ये जो सी है ये भी 5 और 1 6 यूनिट है। तो 1:1:1, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है ब्रदर? आगे बढ़ जाऊं मैं? ओके जी, ये बताओ फिर। बताओ। एग्जैक्टली सेम फिगर है। AD इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद एरिया 707, एरिया 707 मीटर स्क्वायर है AD बड़े वाले सर्कल का। ओके जी। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, ये तीनों बराबर है। तो बड़े वाले सर्कल के कंपैरिजन में ये देखो, ये तीनों बराबर हैं, तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। तो बड़े वाले सर्कल के डायमीटर के कंपैरिजन में सबसे छोटे वाले इस सेमी सर्कल का डायमीटर 1/3 है। ओके जी। और इस वाले, अगर छोटे वाले का डायमीटर अगर 1 यूनिट है, क्योंकि ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, देखो छोटे वाले का डायमीटर अगर 1 यूनिट है, तो इससे बड़े वाले का डायमीटर 1 और 1 2 यूनिट है, और सबसे बड़े वाले का डायमीटर 1 2 3 यूनिट है। तो इनके डायमीटर का जो रेशियो होगा वही इनके रेडियस का रेशियो होगा। तो इनका रेडियस का रेशियो है 1:2:3। किस किस का? छोटे वाला सर्कल, उससे बड़े वाला सर्कल, उससे बड़े वाला सर्कल। ओके जी। तो इनके एरिया का क्या रेशियो होएगा? सर इनके एरिया का रेशियो होएगा 1:4:9। ओके जी। तो अगर इसका एरिया 1 यूनिट है, तो इस बड़े वाले का एरिया कितना है? 4 यूनिट। तो 4 में से 1 गया, 3 यूनिट। ये पता नहीं दिखेगा कि नहीं, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, बट चलो दिख तो रहा है। ये 3 यूनिट, ये कितना हो जाएगा? बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना है जी? 9 यूनिट। तो 9 में से 4 गए, इस छोटे वाले का 4 यूनिट है, 3 और 1 4, 9 में से 4 गए 5। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही होएगा, 1 3 5। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 1 3 और 5। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है? आपको पता है कि 5 और 1 6 यूनिट यहाँ पे एरिया है, 3 और 3 6 यूनिट यहाँ पे एरिया है, 5 और 1 6 यूनिट यहाँ पे एरिया है। आगे से तो एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मुझे तो याद है कि ये एरिया ये एरिया ये एरिया, ये तीनों 1/3 होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, वो हमसे क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द शेडेड रीजन एट द रेट ऑफ 63 पर मीटर स्क्वायर। ये जो शेडेड रीजन है, इसको लेवल करने की कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर के 63 रुपये लग रहे हैं। तो कितने मीटर स्क्वायर एरिया है? मुझे पता है कि ये 1/3 है ये एरिया, तो ये एरिया है 1/3 इंटू 707। टोटल इतना एरिया, पूरे सर्कल के एरिया का 1/3 है। ओके, इतने मीटर स्क्वायर एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर के 63 रुपये, तो टोटल इतने रुपए लगने चाहिए। दैट्स इट। इक्कीस 7 147, 14847। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ भाई, टेल मी दिस, the areas of two circles are in this ratio if the two circles are bent in the form of squares, then what is the ratio of their areas। यहाँ पर ये एरिया की बात कर रहा है और एंड में भी ये एरिया की ही बात कर रहा है, तो यही उत्तर रहेगा। ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन एक बार बेसिक लॉजिक बता दूं। अगर मेरे पास 2 सर्कल हैं, ठीक है, इन दोनों की 2 डायमेंशनल आइडेंटिटीज़ का मैंने आपको रेशियो बता दिया। ठीक है, यानी कि इनके एरिया का रेशियो बता दिया। फिर मैंने क्या किया, ये जिस भी मटेरियल से बने थे, मान लो आप ये तार से बने हुए हैं, फिर मैंने इन्हीं से 2 स्क्वायर बना दिए, यानी कि छोटे वाले से एक स्क्वायर बना दिया, बड़े वाले से एक स्क्वायर बना दिया। अब मैं आपसे इन दोनों स्क्वायर की 2 डायमेंशनल क्वांटिटीज़ का रेशियो पूछ रहा हूँ
कि इनके एरिया का रेशियो बताओ। तो भाई साहब इनकी 2 डायमेंशनल क्वांटिटी का रेशियो था 1:2, तो इनकी 2 डायमेंशनल क्वांटिटी का रेशियो भी 1:2 ही होगा। अगर मैं आपसे इन स्क्वायर्स की साइड का रेशियो पूछ लेता तो वो होता 1:√2, मैं दोनों के ऊपर रूट लगा देता। अगर मैं इन दोनों के डायगोनल्स का रेशियो पूछ लेता तो वो होता 1:√2। ये सारे 1 डायमेंशनल चीजें हैं। अगर मैं इनके पेरीमीटर का रेशियो पूछ लेता तो वो होता 1:√2। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? इसी मटेरियल से ये बने हैं। इसको मैं एक और तरीके से आपको समझाऊं, देखो फिर वो तो डिटेल में ही हो जाएगा ना। ठीक है, डिटेल में ही बताते हैं फिर। देखो अपने पास 2 सर्कल्स हैं, इनके एरिया का रेशियो क्या है? इनके एरिया का रेशियो भाई साहब 1:2। तो इनके सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होएगा? 1:√2। 1:√2 एरिया का रेशियो जो भी है, ये एक 2 डायमेंशनल चीज है, ये एक 1 डायमेंशनल क्वांटिटी। ये लेंथ है, ये एरिया है। ठीक है, अगर इनके सरकमफ्रेंस का जो रेशियो है, अब इसी सर्कल से मैंने एक स्क्वायर बनाया और इसी सर्कल से एक और स्क्वायर बनाया, तो उनके पेरीमीटर का क्या रेशियो होएगा? उनके पेरीमीटर का तो यही रेशियो होएगा ना, क्योंकि इसी तार से वो स्क्वायर बनाया। इसी तार की लंबाई और इसी तार की लंबाई का रेशियो 1:√2। इसी तार से मैंने एक स्क्वायर बना दिया और इसी तार से एक और स्क्वायर बना दिया, तो उनकी लंबाई का रेशियो सेम ही तो तार है, 1:√2। तो अगर उनके पेरीमीटर यानी कि 1 डायमेंशनल चीज का रेशियो 1:√2 है, तो उन स्क्वायर्स के एरिया का रेशियो क्या होएगा? तो 1 डायमेंशनल चीज का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एक 2 डायमेंशनल चीज है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं भाई साहब, अगर आपने एक ही तार से, यहां पर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर्स की, यहां पर सर्कल्स की, अगर आप एक ही तार से 2 फिगर बना के बैठे हो सिमिलर, बोले इनकी 2 डायमेंशनल चीज का ये रेशियो है, और इसी तार से कुछ और बना दिया, उनकी 2 डायमेंशनल का पूछे तो सेम रेशियो, 1 डायमेंशनल का पूछे तो स्क्वायर रूट मार दो, 3 डायमेंशनल का पूछे तो स्क्वायर रूट मार दो, 1 डायमेंशनल का आ गया, क्यूब कर दो, 3 डायमेंशनल का आ गया। जस्ट वैसे पूछेगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। आंसर इज 1:√2। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे ये क्वेश्चन मैंने उठाया 2023 में जो एग्जाम हुआ उससे, अब मेरे पास क्वेश्चन पड़े हैं जो एग्जाम 2000 मान लो 1 में हुआ, उससे भी सपोज मैंने क्वेश्चन उठा रखा है, अगर एक अच्छा क्वेश्चन है। अब एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन 2023 में आया, आपको क्या लग रहा है मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं इस क्वेश्चन को डिलीट करूंगा, इस क्वेश्चन को टाइप करवाऊंगा है और फिर इसको मैं इंक्लूड करूंगा जब सेम क्वेश्चन होएगा? तो क्यों? अगर 2023 में कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे उठाऊंगा, 2024 में कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे उठाऊंगा, डिट्टो क्वेश्चन को मैं क्यों उठाऊंगा? तो इसीलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो नए साल से क्वेश्चन कम कम उठेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पहले ही इकट्ठा है। तो इसलिए ये मत देखा करो क्वेश्चन लेटेस्ट है क्या है। अब हूबहू क्वेश्चन 2024 में आ गया एग्जैक्टली ऐसा ही, तो क्यों उठाऊंगा ना? अननेसेसरीली मैं अपने रिसोर्सेज को क्यों खराब करूंगा? तो इस साल को मत देखा करो। कई बार यहां पर लिखा होता है 2005 है, 2012, और बच्चे को लगता है 2012 का क्वेश्चन है। अरे वैसे ही 10 क्वेश्चन 2023 में ही आए होते हैं, बस मैंने वहां से नहीं उठाया कि ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है, कई बार मैंने बच्चों को देखा है 2000 इतने वाले क्वेश्चन करवा रहे हो, 2000 इतने वाले क्वेश्चन करवा लो। दया आती है फिर मुझे जो ऐसे बोलता है उसके ऊपर कि क्या होगा, तुम 2-3 साल तो यही समझने में लगा दोगे कि जो सर करवा रहे थे वो ठीक था। ठीक है, तो एटलीस्ट मेरी ईमानदारी पर आप इतना विश्वास रखो, विश्वास है देन हम काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते है? आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे पेपर के पैटर्न को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप खुद समझोगे। मैं जितनी रिसर्च कर रहा हूँ उतनी आप खुद करोगे, फिर आप पेपर दोगे। आप मेरे पास इसीलिए तो आए हो कि मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ताकि आपको उतने साल ना लगाने पड़े, क्योंकि मैं लगा चुका हूँ, है ना? आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस साल के से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये जस्ट मैं कंटेंट बना रहा हूँ, लीव दैट ऑन मी, आप जस्ट सीखो। जैसे 2013 का तो ये नहीं है कि अरे इसकी तो वैल्यू कम है, वैल्यू कम है तो करो जरा। अब इतना बढ़िया क्वेश्चन 13 के बाद उसने पूछा नहीं है, कहीं पर उठा ही नहीं पाया मैं। पूछेगा उठा लेंगे, एग्जैक्टली पूछेगा नहीं उठाएंगे।
इससे बढ़िया पूछेगा तो उसे भी रखेंगे, इसे भी रखेंगे। देखो तो भाई इसके अंदर थोड़ी सी आपके क्लॉक्स एंड कैलेंडर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो लगेगी, ठीक है। चलिए जी, तो मैं आपको एक ऑलरेडी एक जानकारी दे दूं कि जो अपने आर वाली घड़ी है, स्पीड ऑफ आर हैंड जो आर हैंड की जो स्पीड है और जो मिनट हैंड की जो स्पीड है, मिनट हैंड की स्पीड 12 गुना होती है। घंटे वाली जो सुई होती है वो मंदी मंदी चलती होगी, एक तो छोटी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है। ये जो छोटी सुई है घंटे वाली, ये घड़ी में मंदी मंदी चलती है ना, घंटे वाली सुई तो पूरी तेज चलती है। तो ये आपके रीजनिंग का है कंसेप्ट। तो मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता देता हूँ। जो मिनट वाली सुई है वो बड़ी तेज चलती है, वो 12 गुना तेज चलती है घंटे वाली सुई से, ठीक है भाई। और अगर मैं आपको रीजनिंग का कंसेप्ट बताऊं तो आर हैंड की स्पीड है हाफ डिग्री, 0.5 डिग्री पर मिनट, एक मिनट में 0.5 डिग्री, और मिनट हैंड चलती है 6 डिग्री पर मिनट, एक मिनट में 6 डिग्री कवर कर लेती है। अगर आपको याद हो तो रीजनिंग का रिवीजन करवा दो, ठीक है। चलिए जी, तो ये मैं प्री रिक्विजिट बता रहा हूँ, अब हम इसको कर सकते हैं इसीलिए। देखो तो अब मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। छोटी जो सुई है वो 4 सेंटीमीटर लंबी है, बड़ी जो सुई है वो 6 सेंटीमीटर लंबी है। ओके जी। देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टिप्स ऑफ शॉर्ट हैंड इन 2 days एंड लॉन्ग हैंड इन 3 days। तो शॉर्ट हैंड की टिप ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कोई किसी घड़ी की सुई की नोक जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये जब ये सुई घूमेगी तो ये यहां से होकर गुजरेगी ना, तो इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यानी कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सरकमफ्रेंस की। एक ऐसे सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं जिसका रेडियस है इस घड़ी की लंबाई के जितना, इस सुई की लंबाई के जितना। तो ये बोल रहे हैं कि जो छोटी सुई है उसने 2 दिनों तक ये ऐसे घूमती रही, इसकी सुई की टिप ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि सरकमफ्रेंस कितना है। अगर सर्कल का रेडियस 4 यूनिट हो तो ओके, और एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और 3 दिनों तक ये सुई चलती रही, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 3 चीजें हैं। 3 चीजें क्या क्या हैं, एक तो इनके रेडियस के बीच में कुछ फर्क होगा, दूसरा इनकी स्पीड का फर्क मैंने आपको बता दिया, और कितने टाइम तक चली उसका फर्क है। ये 3 फैक्टर है। मुझे एक बात बताओ, जो बड़ी घड़ी है, छोटी सुई, छोटे सर्कल का सरकमफ्रेंस छोटा होगा, बड़े सर्कल का सरकमफ्रेंस बड़ा होगा भाई साहब, है ना। तो सबसे पहले तो इनके रेडियस का रेशियो है 2:3। रेडियस का क्या रेशियो है, 2:3, है ना। छोटी सुई की लंबाई है 4, बड़ी सुई की लंबाई है 6, तो इनके सरकमफ्रेंस का रेशियो भी होगा 2:3। जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इस फैक्टर के कारण डिस्टेंस में क्या फर्क आ रहा है, उसका रेशियो होगा 2:3। टाइम, छोटे वाली सुई चली है जी 2 दिन, बड़े वाली सुई चली है 3 दिन, तो जो जितने टाइम तक चली होगी उतना ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। ओके जी, 2:3। स्पीड, मिनट हैंड की स्पीड जो है वो 12 गुना है आर हैंड के कंपैरिजन में, तो स्पीड के कारण ये फर्क आया होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे भाई साहब, इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 थी 12, आंसर विल बी 1/27। अगर इसने 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो मिनट हैंड ने 27 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और दिस इज वन ऑफ रेयर क्वेश्चंस, वन ऑफ द रेयर क्वेश्चंस। ये नहीं है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप इसे स्किप करेंगे। क्या ये मुश्किल है, बोलो। इस क्वेश्चन के लिए मुझे करना क्या पड़ा, मुझे सिर्फ इतना करना पड़ा, सिर्फ इतना, बाकी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये डिफिकल्ट है, इसे आप स्किप करोगे, क्योंकि सोचना पड़ेगा ना भाई आपको। इस जगह पर आने के लिए थोड़ी देर, हो सकता है 1 मिनट इन्वेस्ट करनी पड़ जाए। एग्जैक्टली इस जगह पर आप ना भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2πr बटे में 2πr कर लो, 2 × 3 कर लो, आप जो भी करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम के लिए मार्क एंड रिव्यू कर देंगे, फिर अगले राउंड में करेंगे जब हमारे पास सोचने का टाइम होएगा कि बाकी सारे क्वेश्चन हो गए,
अब 3-4 क्वेश्चन ऐसे बच गए जिनके ऊपर हमें सोचना है, तो हम सोचेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो हम अननेसेसरीली डरेंगे नहीं, आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इसको 5 सेकंड में उड़ा दो, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो होने को तो 5 सेकंड में हो ही सकती है, पढ़ने के बाद टोटल 15 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है। और बहुत सारे टीचर्स बोल भी देंगे 15 सेकंड का तो क्वेश्चन है, तुमसे नहीं हो रहा, बेवकूफ़ हो तुम। नहीं हो तुम बेवकूफ़, ये नहीं है 15 सेकंड में होने का। 15 सेकंड में करने के लिए उससे पहले 40 सेकंड सोचना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ जाए। आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है भाई, अपना सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो सर्कल के मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो जहाँ जहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पर मैं बता दूंगा। हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। ये सर्कल के मिसलेनियस क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद 10-15 क्वेश्चन करवाने हैं पूरी मेंसुरेशन 2D के मिसलेनियस, फिर खत्म। लास्ट में पहुंच गए मेंसुरेशन 2D के। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वैसे मिसलेनियस क्वेश्चन मैं 50 के लगभग शायद आपको करवाऊंगा सर्कल के, उसके बाद 10-15 मेंसुरेशन 2D के, ठीक है। देखो, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, द रेशियो ऑफ द एरियाज इज। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है और सर्कल का जो पेरीमीटर है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो सेम है, तो उनके एरियाज का रेशियो बताओ। एक तो आप ये बिल्कुल कन्वेंशनली कर सकते हो, फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 3a दैट इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। हमें रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। एरियाज के अंदर क्या होएगा, सर्कल का एरिया होता है πr² और इसका एरिया होता है √3/4a², तो r का स्क्वायर और a का स्क्वायर इन्वॉल्व होगा। तो मैं एक बार एक दूसरे को ऊपर नीचे लिख लेता हूँ। पहले मुझे किसका बताना है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, यानी कि पहले मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताना है, तो मैं a को जानबूझ के ऊपर रख लेता हूँ, a/r, r को मैं इधर ले आया, इज इक्वल टू, यही होएगा क्या, ये कटेगा नहीं, तो ऊपर हो जाएगा 44 और नीचे हो जाएगा 7×21, ठीक है। अब मुझे बताना है इनके एरिया का रेशियो। ऊपर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल और नीचे सर्कल, इनके एरिया का रेशियो निकाल रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होएगा √3/4a² और सर्कल का एरिया होएगा π/22/7 πr²। मुझे a²/r² की वैल्यू रखनी है, यहाँ से मैं लिख दूंगा कि a²/r² क्या होगा, आप समझ ही गए होगे। इनको 2 बार कर देंगे बस, है ना। सो दैट इज इक्वल टू √3/4, इधर है 22, इधर है 7, a²/r² की वैल्यू मैं यहाँ से रख रहा हूँ, यानी कि 44 × 44 बटे में 21 × 21, 22 दूनी, ठीक है। और 4 से मैंने इसको काट दिया इसी 11 पर, ओके। 7 से मैं इसको काट देता हूँ, 7×3 = 21, √3 से भी काट ही देते हैं, √3 से इसको मैं रूट पहना देता हूँ, ठीक है। ऊपर 11 दूनी 22, नीचे 21 √3, तो 22:21 √3। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपको क्या लग रहा है इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए हम कुछ रट के रखेंगे कि आगे से इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे? उस वक्त जिस तरीके से आपको समझ में आएगा थोड़ा सा तो हम सोचेंगे, ये नहीं है कि भयंकर लंबे तरीके से कर दें, है? जिस तरीके से हमें समझ में आएगा कि हाँ ऐसे कर सकता हूँ वैसे हम कर देंगे, अगर वो रास्ता ओके ओके है तो, ठीक है। एक और तरीके से आपको बताता हूँ, सेकंड मेथड। उसने ये बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है और सर्कल का जो पेरीमीटर है वो बराबर है, ओके। तो मुझे इतना पता है, अगर मैं इसका रेडियस 7 ले लूँ तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 44 आ जाएगा। मैं इस चीज़ का यूज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसी वैल्यूज़ के बारे में जानता हूँ जब सर्कल का पेरीमीटर मुझे निकालना नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लूँ जिसका पेरीमीटर 44 हो, बट 44 में तो मज़ा नहीं आएगा, इसकी साइड को 44/3 करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा सर्कल मान लिया जिसका सर्कमफ्रेंस 44 × 3 है, तो उसका रेडियस हो गया जी 21, ठीक है। तो इसकी साइड कितनी हो गई, फिर इसकी साइड हो गई
44 इंटू 3 इसका पेरीमीटर है, तो इसकी साइड हो जाएगी 44। 44 44 44 तब जाकर पेरीमीटर बनता है ना। पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, तो इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो साइड आ जाएगी। आप समझ गए मैंने 3 से गुणा क्यों किया था, ताकि भाई साइड जो है वो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है जी। अब मुझे इनके एरिया का कंपैरिजन करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बटे में सर्कल, ऐसे करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मेरे पास है, तो एरिया क्या होगा, तो एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और सर्कल का एरिया तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि इसका रेडियस है 7 का 3 गुना, एरिया हो जाएगा 154 का 9 गुना। दैट्स इट। इसे सोल्व कर लो, वही आएगा। ठीक है भाई, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन थे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक हेक्सागन का पेरीमीटर जो है वो सेम है, तो इनके एरिया का रेशियो बताओ। तो हमने क्या किया था, हमने ये कर लिया था, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली थी कि दोनों का पेरीमीटर जब हम सेम लिख सकते हैं ऐसे, इसकी साइड को 1 मान लिया था, इसकी साइड को 2, फिर इनके एरिया का रेशियो दे दिया था। सेम काम मैंने यहां पर किया। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर प्लॉट, एक सर्कुलर प्लॉट को फेंस करना है, यानी कि उसके सरकमफ्रेंस के ऊपर बाड़ लगानी है, उसके सरकमफ्रेंस, उसकी परिधि पर। ओके से द कॉस्ट ऑफ, तो 15 रुपये पर मीटर के हिसाब से इतने रुपए लग गए। ओके, 15 रुपये में 1 मीटर हो रहा है, तो टोटल 3300 रुपये लग गए। तो यहाँ पर डायरेक्टली मुझे उसका सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। भैया 3300 रुपये लग गए 15 रुपये के हिसाब से, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, इसका मतलब 220 मीटर है उसका सरकमफ्रेंस। ये मुझे देखते ही पता लग रहा है कि ये 44 का 5 टाइम्स है। कैसे, देखो 180 जो है ये 36 का 5 गुना है, 18 के डबल का 5 गुना है। क्यों, अब 36 इंटू 5 देखो, अगर आप यहां से इसको 2 दे दोगे तो यहां पर क्या बचेगा, तो यहां पर बचेगा 18, ये बन जाएगा 5 दूनी 10, तो 18 और 10 180। अगर आप 56 इंटू 5 कर रहे हो तो इस 56 का हाफ 28 होता है, तो ये 280 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको 2 दे दिया और यहाँ पर रह गया जी 28 और ये बन गया 10। अगर आप 72 इंटू 5 कर रहे हो तो ये 360 आएगा। ऐसे ही जब मैं 360 को देख रहा हूँ तो मुझे इतना पता है कि ये 72 इंटू 5 है। ठीक है, 36 का डबल 72 का 5 गुना है, 36 का 10 गुना है, तो इसके डबल का 5 गुना है। ये 44 का 5 टाइम्स है। तो मैं 44 का 5 टाइम्स क्यों बोल रहा हूँ, अदरवाइज इसको कंपेयर करने के लिए, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है ना, इसको इज इक्वल टू 2πr आप कर सकते हो, तो वो तो आप कर ही सकते हो। मैं जस्ट आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, बार बार सेम कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। तो दिस इज 44 का 5 टाइम्स। तो हमें पता है कि जब सर्कल का रेडियस 7 होता है तो सरकमफ्रेंस 44 होता है, तो 44 का 5 गुना है। तो इसका रेडियस भी मेरे दिमाग में है 7 इंटू 5, इसका एरिया भी मेरे दिमाग में है 154 का 5 का स्क्वायर 25 गुना। जो भी यूज करना होगा देखेंगे, देखते हैं। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द प्लॉट, कॉस्ट प्लॉट में फ्लोरिंग करनी है, यानी कि उसके एरिया के ऊपर फ्लोर बिछाना है, फर्श बिछाना है, एरिया यूज होएगा, तो एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 154 इंटू 25। ठीक है, 100 रुपये पर स्क्वायर मीटर गुणा में 100, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो 100 मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ पर 0, बाद में 2 0 चिपकानी है। 25 को मैं 4 देना चाह रहा हूँ, तो 4 तो इसके पास है नहीं बेचारे खुद के पास, तो यहाँ से मैंने इसको 2 दे दिया, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 77। जैसे ही आपने मन ही मन में इसको 2 दिया तो ये बन गया 50, 25 दूनी 50। तो उत्तर क्या होएगा, देखो 5 7 35 और 3 38, उसके बाद 1 2 3 0। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। ये मेरे जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें से आप ये बोल सकते हो कि 90% के करीब क्वेश्चन मैंने अलग अलग एग्जाम्स के PYQ से उठाए हुए हैं। बाकी के 10% क्वेश्चन मिसलेनियस जगह से आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये खुद मैंने सेट बहुत कम क्वेश्चन किए हैं। क्यों, ये नहीं है कि मैं कर नहीं सकता, ज़रूरत ही नहीं है ना भाई। आपको मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपको एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलना है। एग्जामिनर ऑलरेडी इतने हजारों क्वेश्चन पूछ चुका है कि ज़रूरत नहीं है रिलेवेंट पढ़ने के लिए हमें सेट करने की, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम।
आगे बढ़े। ये HW है भाई, इसका उत्तर बता देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट बताओ। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। अपने पास एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर हमने बड़ी से बड़ी ट्रायंगल डालनी है, लार्जेस्ट ट्रायंगल। तो क्या डाल सकते हो, एक बार सोचो सोचो। अगर मैं ऐसे डाल दूं तो ऐसे, ये बड़ी से बड़ी है। नहीं सर, इसका बेस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ना, या फिर पूरे को ही एज ए बेस यूज कर लें। हाँ जी, पूरा बेस पूरा का पूरा यूज करें ना, हमने बड़ी से बड़ी डालनी है। ठीक है, ऐसे डाल दूं। तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो डिपेंड करता है बेस पर और उसकी जो हाइट है। तो क्या हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम हाइट की यही ट्रायंगल बन सकती है? इससे थोड़ी ऊंची भी बन सकती है, इससे भी ऊंची बन सकती है। अगर हम आगे ऐसे जाएंगे तो अब ये नीची बनने लग जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी ले सकते हो? सर मैक्सिमम हाइट ले सकते हैं इसके सेंटर से लेकर एक सर्कल के अंदर, बिकॉज यहां पर सेंटर होएगा, सेंटर से लेकर मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस होती है, रेडियस इतनी होती है मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम अगर आपको हाइट लेनी है तो सेंटर के एग्जैक्टली ऊपर बनाना, सेंटर के एग्जैक्टली ऊपर ये वाली ट्रायंगल है मैक्सिमम। ठीक, करने को इसको और बहुत सारे मैथमेटिकल तरीकों से डिराइव करके बताया जा सकता है, बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैक्सिमम साइज की जो ट्रायंगल बनेगी वो क्या बनेगी। ये नहीं है कि आपको याद होना चाहिए, अब आगे से याद हो जाए तो बढ़िया बात है कि भाई बिल्कुल ऊपर बनेगी। अगर हम साइड में ले जाएंगे तो हाइट कम होती जाएगी। सर्कल का हाईएस्ट पॉइंट ये है। तो मैक्सिमम पॉसिबल ट्रायंगल जो बनेगी उसका बेस होएगा 2r और उसकी हाइट होएगी r। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये ऑलरेडी हाफ ऑफ द बेस है, हाफ ऑफ द बेस इंटू हाइट यानी कि r इंटू आर स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, और यहाँ पर कई बच्चे पता है क्या करते हैं, फिगर को जैसे बना, सर्कल को अंदर बनाना हो बाहर बना देंगे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को अंदर बनाना हो बाहर बना देंगे। शांति से पढ़ा करो, टाइम की इतनी कमी नहीं है कि आप क्वेश्चन ना पढ़ पाओ। हैं, ऐसा हवा बना रखा है कि मतलब पता नहीं टाइम की कितनी कमी है। अगर आप ठीक तरीके से करो तो फ्री के अंदर 10 मिनट बच जाएंगे आपके पास, मजाक नहीं कर रहा मैं। 10 मिनट ऐसे नहीं बच जाएंगे कि वहाँ पर मैं सो जाऊँगा ना। अरे आप कर लोगे सब कुछ जो आपसे होना है, फिर भी 10 मिनट बच सकते हैं। मैक्सिमम केस में स्टूडेंट 5-7 मिनट बचा पाते हैं, हैं? तो मैं बिल्कुल आइडियल सिनेरियो की ना बात करूं तो 5-7 मिनट आपके पास बच जाएंगे। वो हम फिर इन्वेस्ट करते हैं उन क्वेश्चन को करने में। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया है लाइक जो नॉर्मली हमें स्ट्राइक नहीं हुआ रीजनिंग का, या मैथ्स में कोई टफ आ गया, या कोई पैराजम्बल जिसके ऊपर हमें ज़्यादा टाइम देना है इंग्लिश में, ठीक है ओके, लेकिन ये धीरे धीरे होएगा ये काम। ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, एक सर्कल है स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है भाई, a circle inscribed in a square of side 2 centimeter has an equilateral triangle inscribed inside it। इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है भाई, कैसे ही बना दो, बना दी हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल टू दैट ऑफ द स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताना है स्क्वायर के एरिया के रेशियो से। सोचो, इजीली बता सकते हो आप, करें? ठीक है जी, देखो ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो जो सर्कल का सेंटर है, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इसी का सर्कम सर्कल है, इसी का परिवृत्त है। तो सर्कल का सेंटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और दो सेंटर, सब कुछ यही होगा। ये आपको पता होगा। जी हाँ, हमें पता है। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना है
और स्क्वायर का एरिया बताना है, तो आपको स्क्वायर की साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, इनका रेशियो एटलीस्ट पता हो। तो मैं जस्ट रैंडमली इसकी वैल्यू ले रहा हूँ। तो मैंने इसकी वैल्यू ले ली मेरे भाई, सपोज 2। सर आपने 2 क्यों ले ली, अभी पता लग जाएगा। बिकॉज ये पॉइंट एज ए सेंट्रोइड भी काम करता है, तो 2:1 मैंने जानबूझ के इसको 2 ले लिया, तो इसके नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, तो मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट पता है। या फिर मैं आपको ये बोल सकता हूँ, इसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं, चलो एक एक करके मल्टीपल तरीकों से कर लेंगे। अगर मैं पॉइंट से ऊपर 2 मान लूंगा, ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले सर्कल के सेंटर से लेकर यहां तक मैंने 2 मान लिया, तो मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का सरकम रेडियस पता है। सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस है कि नहीं? इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल का रेडियस, परित्रिज्या, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की? इसकी साइड हो जाएगी, सरकम रेडियस कैसे आता है? साइड डिवाइडेड बाई √3। साइड को √3 से डिवाइड करने पर सरकम रेडियस आता है, सरकम रेडियस को √3 से मल्टीप्लाई करने पर साइड आएगी, याद होना चाहिए था आपको। तो इसकी साइड हो जाएगी 2√3। हाँ जी सर। और आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को 2 यूनिट मान दिया, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा सर 4। खत्म बात। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा जी √3/4 इंटू a का स्क्वायर, इसकी साइड का स्क्वायर, यानी कि 12, 2 दूनी 4 थी 12, और स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 थी 12, 3√3:16, ऑप्शन डी। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, इसको हमने 2:1 मान लिया भाई, ये 2 है तो ये 1 है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वो h²/√3, ऐसे भी तो हम निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसे निकाल लूंगा। मैंने ये 2 मानना, ये a मान लिया, मुझे इसकी साइड निकालनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो मैं बार बार बोल रहा था ना, इसे भी याद कर लो। तो ये आपने 2 मानना, तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये पूरा 4 हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया बटे में स्क्वायर का एरिया, ट्रायंगल का एरिया है हाइट का स्क्वायर बटे में √3, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे में √3। अगर ये 2 है तो पूरे स्क्वायर की साइड आ जाएगी 4, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 16। √3 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 3√3। ठीक है, ऑप्शन डी। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी सर्कल के अंदर अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल डाल रहे हो या फिर उसके बाहर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल डाल रहे हो, तो दोनों का सेंटर एक ही होता है और ये सेंट्रोइड भी होता है। हाइट से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। आगे बढ़ो। एग्जैक्टली उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। बताओ। कंसिडर इक्विलेटरल ट्रायंगल T इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल C। इक्विलेटरल ट्रायंगल T है इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर रखी है। ट्रायंगल है T, ठीक है, और सर्कल है C। ट्रायंगल है T और सर्कल है C। ओके सर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ T एंड C? तो T बटे में C का एरिया पूछ रहा है। T यानी कि ट्रायंगल बटे में सर्कल, इनके एरिया का रेशियो अभी बता देते हैं। देखो, और एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछ लिए उसने एक ही बार में। कंसीडर सर्कल P इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है जी। तो कंसीडर सर्कल P इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल Q। ट्रायंगल का नाम है Q। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ Q:P? Q:P, तो यहां पर भी ट्रायंगल का एरिया बटे में सर्कल का एरिया, यहाँ पर भी ट्रायंगल का एरिया बटे में सर्कल का एरिया, बट यहाँ पर ट्रायंगल अंदर है, यहाँ पर सर्कल अंदर है। ठीक है, करें फिर, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो, तो सर्कल और ट्रायंगल का सेंटर सेम है भाई। हाँ जी सर। तो इसको मैंने मान लिया, इसको 1:2 रेशियो में बांटता है ना ये सेंटर, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। ठीक है, तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट पता लग गई। हाँ जी सर, 3 है, h²/√3, 3 का स्क्वायर 9 बटे में √3। ठीक है, तो सर्कल का एरिया, तो सर्कल का रेडियस कितना हो गया? 2 हो गया, देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पाई है ना। हाँ, तो πr², तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो √3 से आप काट दो,
यहाँ पर आ गया 3√3/4 पाई। ठीक, अगला और कर लेते हैं एक बार, सेम उसी तरीके से। ये सर्कल का और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर है, इससे नीचे 1 यूनिट है, इससे ऊपर 2 यूनिट है। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया पहले बताना है। ट्रायंगल की हाइट आपको मिल गई 2 और 1 3 है सर, h²/√3 यानी कि 3 × 3√3। ठीक है, सर्कल का एरिया, सर्कल का रेडियस है सर 1 यूनिट, अंदर है ना आपके बाहर सर्कल 1 यूनिट, तो πr², पाई × 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो √3 से ये √3 पर चला जाएगा, तो 3√3/पाई, खत्म बात, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो भाई यहाँ पर रेशियो था 3√3/4 पाई, 3√3/4 पाई, और आगे है 3√3/पाई, तो ये तो नहीं है, 3√3/4 पाई, 3√3/पाई, ऑप्शन बी। ठीक है, MI क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन दोबारा से समझने का दिल करे तो दोबारा से समझ लिया करो। अगर आपको चीज़ें सीखने में टाइम लग रहा है तो घबराना नहीं है, हम टाइम के अगेंस्ट, हम टाइम को खर्च करके नौकरी चाह रहे हैं। जैसे मैं किसी बहुत ज़्यादा ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं आया, बट मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरी पढ़ाई के ऊपर काफ़ी खर्चा किया, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाए, एंड फॉर्चुनेटली मैं बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ा, बहुत बढ़िया टीचर्स के अंडर पढ़ा। फिर भी पढ़ाई के बाद अपने पास इतने रुपए नहीं थे कि भाई रुपए लगाकर कोई बिजनेस कर लें। अपने पास एक ही चीज़ थी, क्या? अपना टाइम, कि कोई स्किल सीख लूँ अपना बहुत सारा टाइम देकर, और वो स्किल इतनी अच्छी हो कि भाई ज़िंदगी में कुछ करा जाए। ऐसे ही आपके पास आपका टाइम है, आप टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, उसको जॉब में कन्वर्ट कर लोगे। टाइम इन्वेस्ट करने से मत डरो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, इस जर्नी को एंजॉय करो, सीखो। कितनी मज़ेदार तो चीज़ें हैं, सिर्फ मैथ्स में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को अगर अच्छे तरीके से पढ़ें तो उसमें मज़ेदार चीज़ें हैं, मज़ा आता है। इसको एज ए काम मत करो, एज ए खेल करो। ठीक है भाई, तो आपके पास टाइम ही है इन्वेस्ट करने को, तो इन्वेस्ट किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को समझा करो। आगे बढ़ते हैं। If the difference between the areas of the circumcircle and the incircle of an equilateral triangle, एक equilateral triangle है, इसका incircle और इसका circumcircle, इनके एरियाज के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सर्कमसर्कल एंड इनसर्कल, दैट इज 44। देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया क्या है? ठीक है जी, तो काम करते हैं, मैं यही करता हूँ कि इस अंदर वाले सर्कल का सेंटर, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर, बाहर वाले सर्कल का सेंटर, ये सब हमने पता है यहीं पर है। ठीक है, एक तो हमें यह पता है कि अंदर वाले सर्कल का रेडियस और बाहर वाले सर्कल का रेडियस 1:2 रेशियो में है। ठीक, उससे भी हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, अंदर वाले सर्कल और, ठीक है, एक उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मैं इजी तरीका कोई सोचता हूँ, अगर मैं इसको 1 यूनिट मान लूँ और मैं इसको 2 यूनिट मान लूँ, हाँ इजी तरीका यही होएगा, मैं बता देता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। मैंने अंदर वाले सर्कल के रेडियस को 1 यूनिट मान लिया, बाहर वाले सर्कल का रेडियस 2 यूनिट हो गया। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होगी 2 और 1 3। आप या तो इससे साइड निकाल लो या फिर साइड निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एरिया h²/√3 से निकालना आता है तो, जी हाँ। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर कोई चीज़ है, मतलब इस सिचुएशन के अंदर अगर कोई चीज़ है, कोई वैल्यू है, उसकी वैल्यू उसने रियल में दे रखी है, मैंने तो इमेजिनरी सिचुएशन मानी है, तो मैं यहाँ पर वही चीज़ निकाल लूँगा जो उसने रियल में दे रखी है, और फिर जो उसने पूछ रखी है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वो भी मैं यहाँ पर निकाल लूँगा। तो यहाँ पर बाहर वाले सर्कल और अंदर वाले सर्कल, बाहर वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा πr² यानी कि 4 पाई। ठीक है, तो 4 पाई ही मान लेते हैं, पाई × 2 का स्क्वायर। अंदर वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई × 1 का स्क्वायर यानी कि पाई, तो इन दोनों का डिफरेंस है 3 पाई। ठीक है, 3 × 22/7। ये चीज़ रियल में कितनी है? ये चीज़ रियल में 44 है। जो चीज़ हमने सिचुएशन में इतनी निकाली वो रियल में 44 है। तो जो उसने पूछा है, उसने पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया कितना है? ट्रायंगल की हाइट है 2 और 1 3, तो h²/√3, तो 3 का स्क्वायर 9/√3, दैट इज इक्वल टू 3√3।
तो उसने इसकी वैल्यू बता दी, इसकी वैल्यू पूछ ली कि क्या है। सिंपल। अगर इसकी वैल्यू इतनी है, इतने यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो 44 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, तो इतने यूनिट की वैल्यू होगी गुणा में 3√3। ये अपना उत्तर हो जाएगा जी। ठीक है, तो 22 से 2 पर 3 से 3 कट जाएगा, 7 दूनी 14√3, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन का उत्तर निकालना अपना मेन मकसद नहीं है, अपना मेन मकसद है यहाँ पर मैं आपको समझाऊं। उसने एक सिचुएशन दी और उसने कोई वैल्यू बता दी और दूसरी वैल्यू पूछ ली, यही हुआ। तो मैंने एग्जैक्टली सेम सिचुएशन एक क्रिएट करी अपनी इमेजिनरी वैल्यूज़ के साथ, जस्ट मैंने रेशियो बरकरार रखा। ठीक है, तो जो चीज़ जिस चीज़ की वैल्यू उसने बताई थी मैंने वही निकाल ली। अगर इसकी वैल्यू उसने इतनी दे रखी है तो जो चीज़ उसने पूछी फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक, क्लियर है भाई? आगे बढ़े। यहाँ पर एक बात ध्यान रहे, यहाँ पर उसने एरिया की वैल्यू दी थी, एरिया की वैल्यू पूछी थी। 2 डायमेंशनल चीज़ की वैल्यू दी थी, 2 डायमेंशनल चीज़ की वैल्यू पूछी थी। अगर 1 डायमेंशनल चीज़ की वैल्यू देता, अगर इस 2 की वैल्यू देता, इस 2 की जगह अगर 4 होता यानी कि 2 गुना, तो एरिया को मैं 4 गुना कर रहा होता। ये 2 डायमेंशनल चीज़ है, ये भी 2 डायमेंशनल चीज़ है, तो सेम गुना होंगी। ऐसा ना हो ना, कई बार ऐसे पहले हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। अगर आपको ध्यान हो, ट्रेपेजियम के अंदर हमने किया था, उसने हाइट दे रखी थी और एरिया पूछ रखा था। तो मैंने बताया कि हाइट अगर 5 गुना है तो एरिया तो 25 गुना होगा। ऐसे हाइट 10 गुना निकली थी। एक क्वेश्चन है ट्रेपेजियम के अंदर। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ। A jogging park has 2 identical circular tracks touching each other. ठीक है जी। And a rectangular track enclosing the 2 circles. ये बोल रहा है एक जॉगिंग पार्क है जिसके अंदर 2 आइडेंटिकल सर्कुलर ट्रैक्स हैं, 2 एक जैसे सर्कुलर ट्रैक हैं, और एक रेक्टेंगुलर ट्रैक भी है जो इन दोनों ट्रैक्स को एनक्लोज कर रहा है, यानी कि इनको बंद करके रखा हुआ है जिसने, ऐसे। ठीक है, तो 2 तरह के ट्रैक है, 2 तो ये सर्कुलर ट्रैक है, इनके बाहर एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है। दी एजिज ऑफ द रेक्टेंगल्स आर टेंजेंशियल टू द सर्कल। ये रेक्टेंगल की जो एजिज हैं ये इन सर्कल्स के टेंजेंशियल है, इनके टेंजेंट का काम कर रही हैं, स्पर्श रेखीय है। ठीक है जी, ओके। टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्ट जॉगिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पॉइंट वेयर वन ऑफ द सर्कुलर ट्रैक टच इज द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। 2 फ्रेंड है ए और बी, वो एक जगह से भागना स्टार्ट करते हैं। कौन सी जगह से? जहां पर सर्कुलर ट्रैक रेक्टेंगुलर ट्रैक की छोटी साइड को टच कर रही है। या तो यहाँ से मान लो या यहाँ से मान लो, कहीं से ही मान लो। तो सपोज मैंने यहाँ से मान लिया कि ठीक है भाई, यहाँ से भागना स्टार्ट करें ए और बी। ए जोग्स अलोंग द रेक्टेंगुलर ट्रैक, ए जो है वो ऐसे भागता है। ठीक है, ए ये वाला पूरा रास्ता कवर कर रहा है, रेक्टेंगुलर ट्रैक। एंड बी जोग्स अलोंग द 2 सर्कुलर ट्रैक्स इन ए फिगर ऑफ 8। बी जो है वो 8 की फिगर बना के भाग रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, यानी कि बी भाग रहा है भाई साहब ऐसे 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 ऐसे। यानी कि बी क्या करेगा, इन दोनों सर्कल्स का पूरा सरकमफ्रेंस कवर करके यहाँ पर आएगा, और ए जो है वो पूरी रेक्टेंगल का सरकमफ्रेंस कवर करके आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच फास्टर देन ए डज बी हैव टू रन, बी को ए से कितना तेज दौड़ना पड़ेगा, सो दैट दे टेक सेम टाइम टू रिटर्न टू देयर स्टार्टिंग पॉइंट, ताकि उनको सेम टाइम लगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में, ये बोल रहे हैं। क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, अब आगे एक बार करने की कोशिश करो। हिंट दूं? ये बोल रहे हैं कि इन दोनों को आने में सेम टाइम लगे। अच्छा जी, सेम टाइम यानी कि दोनों सेम टाइम ले रहे हैं, यानी कि टाइम कांस्टेंट है दोनों के लिए, दोनों अलग अलग स्पीड पर भाग रहे हैं। ठीक है, बट टाइम सेम है। अगर टाइम कांस्टेंट हो, अगर टाइम कांस्टेंट हो तो जिसकी ज़्यादा स्पीड है वो ज़्यादा दूर भाग जाएगा,
जिसकी स्पीड 2 गुना है वो 2 गुनी दूर भाग जाएगा, जिसकी स्पीड 3 गुना है। अगर दो बंदे सेम टाइम के लिए भाग रहे हैं, दोनों एक एक घंटे के लिए, ठीक है, तो अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो। स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है। जिसकी ज़्यादा स्पीड है वो ज़्यादा दूर भाग जाएगा, जिसकी कम स्पीड है वो कम दूर भाग जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि सेम टाइम है तो बी कितनी तेज भाग रहा होगा। तो इनके डिस्टेंस का रेशियो मैं देख लेता हूँ, जो भी डिस्टेंस का रेशियो वही इनकी स्पीड का रेशियो होएगा, है ना। तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया भैया, बी ने बताना जरा, सिर्फ हमें रेशियो देखना है। अगर हमें सिर्फ रेशियो देखना है तो बी ने डिस्टेंस कवर किया है दोनों सर्कुलर ट्रैक्स का सरकमफ्रेंस, ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है पूरी रेक्टेंगल का सरकमफ्रेंस, यानी कि इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल की जो, या तो मैं 1 भी मान सकता हूँ, पाई दे रखी है, पाई नहीं दे रखी, या मैं 7 भी मान सकता हूँ। मैं 7 मान लूँ क्या, देखो, या तो मैं इस सर्कल का रेडियस 1 मान लूँ या मैं 7 मान लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं 7 मान लेता हूँ सपोज। क्यों मैं 7 मान रहा हूँ, ताकि मुझे पता है कि बी ने 2 सर्कल के सरकमफ्रेंस का बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर रेडियस 7 है तो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस है 44, तो 2 का हो जाएगा 44 × 2। और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 है, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 7 होएगा, ये 7 है, ये 7 है, तो ये तो पूरा 14 हो जाएगा। यहाँ पर एक सर्कल आया हुआ है, यहाँ पर 2 सर्कल आए हुए हैं, तो ये पूरा 28 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 14 + 28, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, एक बार 14 यहाँ पर है, 2 बार 14 यहाँ पर है, तो 14 3 बार हो गया 42। लेंथ प्लस ब्रेड्थ 42 है, तो 42 × 2, इतना डिस्टेंस ए ने कवर किया। तो ये इनका रेशियो हो गया भाई। करने को आप ये भी कर सकते थे कि इस सर्कल का रेडियस 1 मान लो, 1 यूनिट, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr, तो 2π, इसका भी 2π, तो ये हो गया 4π इसका डिस्टेंस। और अगर ये आपने 1 मानना है तो ये भी 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। उस केस में वो ईजी हो जाता है इसका पेरीमीटर निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 2 से जाएगा 22 पर, 2 से जाएगा 21 पर, 22/21। तो अगर ए ने 21 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो बी ने 22 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया। इनके डिस्टेंस का ये रेशियो है, इनकी स्पीड का भी यही रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू स्पीड का रेशियो, अगर टाइम कांस्टेंट है तो बी की स्पीड कितनी ज़्यादा है, तो बी की स्पीड भाई साहब 1 ज़्यादा है 21 से, यानी कि 100/21 इस दी आंसर। 21 चौके 84, 4 16/21, 4 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर भी भाई साहब ने ऐसे 5472 दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। मन ही मन में क्या करो, मन ही मन में आप इसको 1600 मान लो, यानी कि मैंने ऊपर नीचे मन ही मन में 100 से गुणा कर दिया, तो मैं 21 से इसको भाग करूंगा ना अब, और 2 के बाद पॉइंट चिपका दूंगा। 21 7 147, तो 4.7 समथिंग तो आएगा ही, तो यही है उत्तर, यही है उत्तर। मुझे यहां तक जाना ही नहीं पड़ा कि मैं 2 के बाद पॉइंट चिपकाऊं। देखो 21 7 पर जाएगा पॉइंट के बाद, तो ये वही है, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख के कौन सा है उसके हिसाब से देखें करेंगे कि नहीं। तो आगे 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, ये करवाई देता हूँ यार, इसके अंदर 5 मिनट में हो जाएंगे ये 4 क्वेश्चन। चलो करो, वीडियो लंबी हो गई बट कोई नहीं, ऐसे ही थोड़ा जोर मैं लगाऊं इधर से, थोड़ा जोर आप कभी वहाँ से लगाओ, ऐसे ही करके तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आगे निकलेंगे, ठीक है। करो। A wire is bent to form a square of area 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वायर को बेंड करके हमने स्क्वायर बना दिया, ठीक है, इसका एरिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल, सेम वायर से हमने बेंड करके एक सर्कल बना दिया, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द टू फॉर्म ए सर्कल, देन व्हाट इज इट्स एरिया, तो इस सर्कल का एरिया कितना है। तो सबसे बेसिक अप्रोच क्या होगी, सबसे बेसिक अप्रोच होगी, इस स्क्वायर का एरिया 169 है तो इसकी साइड हो जाएगी 13, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 52, 13 × 4 52, इसका पेरीमीटर 2πr की वैल्यू भी हो जाएगी 52। यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल लूँ और फिर मैं एरिया बताऊँ। बट जब भी एग्जामिनर ने ये कर रखा हो ना, एक स्क्वायर और एक सर्कल का पेरीमीटर सेम दे रखा हो, तो हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को मैं
ये नाम देता हूँ स्क्वायर वर्सेस सर्कल, ताकि आपको याद रह जाए। ये तो स्क्वायर वर्सेस सर्कल वाला है। देखो स्क्वायर और इसका पेरीमीटर सेम है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा सर्कल लेता हूँ जिसका रेडियस है 7, तो उसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया 44, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया 44, तो स्क्वायर की साइड कितनी हो गई 11। वही पेरीमीटर सेम है ना, तो अपनी जो हमने बेसिक वैल्यूज याद रखी हैं उसी से काम चल जाएगा भाई। हमें इसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, हमें पता है कि सर्कल का रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 है। मैंने यही केस उठा लिया, तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी 44 है तो साइड 11 है। अब वो करता क्या है, आपको पेरीमीटर सेम बता देगा, फिर एक का एरिया देकर दूसरे का पूछ लेगा। तो मैं इनके एरिया का रेशियो निकाल लूं, सर्कल का एरिया बटे में स्क्वायर का एरिया, क्योंकि सर्कल का एरिया मुझे याद है 154 और स्क्वायर का एरिया क्या होगा, बिकॉज इसकी साइड 11 है तो 11 इंटू 11, और ये 11 से कटेगा हमेशा, बहुत ही प्यारा सा रेशियो निकलेगा हमेशा। 11 से जाएगा 14 पर। अब एग्जामिनर इन दोनों में से एक का एरिया देके दूसरे का पूछता है, कैसे देखो। अब बेसिक तरीके से तो हमेशा कर ही लोगे ना, ये 13 है ये 13 है। मैं 3-4 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा, अगर एग्जाम में ये आ रहा है आपको याद रहेगा तो मज़ा आ जाएगा ना। ठीक है, उसने हमें बोला है कि स्क्वायर का एरिया 169 है, उसने 11 की वैल्यू 169 हमें बताई थी और 14 की वैल्यू उसने हमसे पूछी थी। तो अगर 11 यूनिट की वैल्यू 169 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 169 बटे 11 और 14 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है मेरे भाई, ये करना आपने, करें फिर। कैंसल आउट नहीं हो गए, 14 निम्न 126, 12 14 छिके 84 और 12 96, 9 14 एकम 14 और 9 23, 11 दूनी 22, 1 बच गया, 11 एकम 11, 5 बच गए, 11 5 215 समथिंग ऑप्शन है। ऐसे ही और क्वेश्चन करना चाहोगे, देखो एग्जैक्टली सेम तरह का क्वेश्चन HW दे रखा है मैंने, या फिर मैं इसको भी करवा ही देता हूँ, मेरा HW हटाओ इसे, मैं करवा रहा हूँ। स्क्वायर पार्क हैज़ एरिया दिस मच, तो स्क्वायर का एरिया बता दिया। टेकिंग इट्स 1 राउंड इज सेम एज टेकिंग 1 राउंड ऑफ अनदर सर्कुलर पार्क, तो उसने हमें ये बताया है कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो वही इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो बड़े इजीली हम कर सकते हैं। अगर सर्कल का रेडियस 7 है तो उसका सरकमफ्रेंस 44 होएगा, यही पेरीमीटर अपने स्क्वायर का है तो स्क्वायर की साइड हो जाएगी 11। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इनमें से एक का एरिया बता के दूसरे का वो पूछ रहा है, तो सर्कल बटे स्क्वायर, सर्कल का एरिया 154 है मुझे यहाँ पर पता है, तो स्क्वायर का एरिया होएगा 11 इंटू 11। अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, अच्छा सर ये बात है तो मैं तो रेशियो ही याद कर लूंगा, मैं तो डायरेक्टली 14:11 याद कर लूंगा, घूसा मारूंगा मैं 14:11 याद कर लूंगा। मैं तो बता रहा हूँ फालतू की बातें याद नहीं रखनी। अरे अगर किसी चीज़ को याद रखने का फायदा होएगा तो मैं खुद आगे से बताऊंगा। ठीक है, ये फिर मिसमैच हो जाएगा, 14:11 की जगह 11-14 करोगे। है? देखो तो वो इन दोनों में से एक का एरिया बताएगा, उसने क्या बताया स्क्वायर का एरिया, तो उसने इसकी वैल्यू बता दी हमें 4356 और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इजीली बता देंगे। ठीक है, तो 4356 बटे में 11 गुणा में 14, कट रहा है क्या, 6 और 3 9 और 5 और 4 9, हाँ जी कट रहा है, तो कट रहा है, तो 11 3 33, 10 बच गया, 11 निम्मे 11 छिक्के 6 चौके 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा, एक में ही है ना, हाँ जी ऑप्शन बी। आगे बढ़े, ये बताओ एरिया ऑफ ए सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया दिस। तो सर अब की बार तो इसने पेरीमीटर भी सेम नहीं बताया, तो उसने चाहे पेरीमीटर सेम ना बताया हो, अगर उसने सर्कल के अंदर स्क्वायर डाल दिया, स्क्वायर के अंदर सर्कल डाल दिया, फिर भी हम एग्जैक्टली सेम केस यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, देखो उसने क्या बोला है, एरिया ऑफ ए सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल घुसा हुआ है, तो इस सर्कल का रेडियस 7 मान लो। ठीक है जी, हाँ जी सर 7 मान लिया, तो इसका एरिया आपको पता है ना 154 है, हाँ जी सर। जब आपने इसका रेडियस 7 माना तो स्क्वायर की साइड भी तो आ गई, हाँ जी सर, तो स्क्वायर की साइड आ गई, इसका एरिया भी आपको पता है, जी हाँ सर। तो वो कर क्या रहा है, इन दोनों में से एक का एरिया देके दूसरे का पूछ रहा है,
इन दोनों में से एक का एरिया देके दूसरे का पूछ रहा है, यहाँ पर भी रेशियो निकाल लो। तो जब भी एग्जामिनर ये करे कि भाई एक सर्कल और स्क्वायर का एरिया इक्वल है, इनका वैसे एरिया इक्वल वो नहीं देता है, एक सर्कल और एक स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है, स्क्वायर के अंदर सर्कल डाल दिया, सर्कल के अंदर स्क्वायर डाल दिया, तो उस सर्कल का रेडियस 7 मान लो आप, बाकी अपने आप कर लोगे, बाकी सारी चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप कर लोगे। वो अगर एक का एरिया देकर दूसरे का एरिया पूछ रहा है तो उनके एरिया का रेशो निकाल लो बस, फिर बात खत्म। तो सर्कल का है तो एरिया हो जाएगा भाई साहब 154, स्क्वायर की साइड है अपने पास, जैसे ये तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ सर्कल की साइड 7 मानी थी, ये 14 आ गया। सर्कल का रेडियस जो उसमें रहता हूँ ना, ऐसे निकल जाता है मुझे, सर्कल का रेडियस अगर 7 है तो उसका एरिया 154, स्क्वायर की साइड 14 है तो उसका एरिया ये, तो 14 से अगर आप काटोगे तो 11 पर, 11:14, ठीक है सर। अब उसने हमें क्या बता दिया, एरिया ऑफ ए सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया, उस सर्कल का एरिया बताओ जो एक उस ऐसे स्क्वायर में है जिसका एरिया इतना है, जिस स्क्वायर का एरिया इतना है। तो इस 14 की वैल्यू बता रखी है भाई ने, ठीक है। तो 11 × 17 क्या होएगा 187, तो ये हो जाएगा 7 और 9 16, 180, 196/11 है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, बता देंगे भाई क्या ही दिक्कत है बताओ। 14 यूनिट की इतनी वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब दिस डिवाइडेड बाई 14, हमें 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो उत्तर हो जाएगा, देखो 11 से 11 गया, 14 से जाएगा 14 पर, उत्तर इज इक्वल टू 14। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा इसी तरह का। A wire is in the form of a square of side 33, ठीक है। If the wire is molded to form a circle, सेम वायर से स्क्वायर बना हुआ है, सेम वायर से सर्कल बना हुआ है, दोनों का पेरीमीटर सेम है, ठीक है सर। व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, उसने स्क्वायर की साइड दे दी, सर्कल का रेडियस पूछ लिया, एक का एरिया दे दिया, दूसरे का एरिया पूछ लिया, कोई एक वैल्यू दे दी, कोई दूसरी वैल्यू दे दी। तो मैं एक ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं बस। देखो मैंने क्या किया, अच्छा दोनों का पेरीमीटर सेम है भाई, अगर इसका रेडियस 7 होगा तो इसका पेरीमीटर तो 44 हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर भी 44 है, तो इसकी जो साइड है वो 11 है, ठीक है। अब एग्जामिनर ने हमें क्या बोला, एग्जामिनर ने बोला कि स्क्वायर की साइड जो तुम 11 मान के बैठे हो वो तो 33 है। मैं क्या, अच्छा तो सर्कल का रेडियस बताओ, तो यहां पर ये 3 गुना है तो यहां पर भी ये 3 गुना हो जाएगी, 7 21। अगर वो हमसे सर्कल का एरिया पूछ लेता तो क्या सर एरिया भी 3 गुना हो जाता? नहीं, जो चीज हमने मानी उससे 3 गुना है इसकी साइड, 1 डायमेंशनल चीजें हैं, एरिया 2 डायमेंशनल चीज है, तो एरिया 9 गुना होता। अगर इसका एरिया पूछता तो 154 का 9 टाइम्स। बेसिक से तो आप कभी भी कर लोगे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे, स्क्वायर की साइड इतनी है, इससे पेरीमीटर निकालो, फिर सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालो, फिर उसका रेडियस निकालो, और उसे तो आप कभी भी कर लोगे। और वो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ आपको लंबा लग रहा हो। देखो स्क्वायर की साइड 33 है तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, इतना, ठीक है। तो ये क्या है, ये सर्कल के पेरीमीटर के बराबर है, हाँ जी सर। तो दिस इज इक्वल टू 2πr, एक स्टेप में रेडियस आ जाएगा। तो 22 दूनी 11 दूनी 22, 11 3 33, 4 3 12 है, ये 2 दूनी 4 यहाँ से कट गया, r इज इक्वल टू 21। ये भी एक स्टेप के अंदर आ रहा है, मैं तो जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चन अगर बेसिक से भी करोगे तो कोई बुराई नहीं है, बट ये अगर याद रह जाता है तो बढ़िया है, बहुत सारे जगह पर ये यूजफुल रहेगा, ठीक है भाई। आगे की जो चीज़ें हैं, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। थोड़ा सा पुश करके मैंने 1.25 घंटे की क्लास कर दी आपके लिए, ठीक है। अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ।